नमस्कार भैया सभी को। थैंक यू वेरी मच सर। सब नमस्कार सर। माइक्रोफोन म्यूट रखें। हम लोग अपना आज का कार्यक्रम, आज की वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके लिए जिस हम लोगों का प्रथा है कि गायत्री मंत्र का जाप से स्टार्ट करते हैं। मैं गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर रहा हूँ, आप लोग भी मनी मन गायत्री मंत्र का जाप उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। मैं अपने सरस्वती पुत्र श्री अंकित गर्गी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना उद्बोधन आज का प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। आज की 309वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। सर आज कुछ क्वेरीज एनुअल रिटर्न के ऊपर आई थी, तो एनुअल रिटर्न की क्योंकि लास्ट डेट नजदीक आ रही है 31 दिसंबर, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर है उनके लिए कंपलसरी है GST-R-9 फाइल करना, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ है उनके लिए 9C फाइल करना कंपलसरी है। ये टर्नओवर की काउंट आपकी पेन बेस है। अगर आपकी एक पेन पे 10 फर्म है या 5 फर्म है, 2 फर्म है, 1 फर्म, तो जो भी उस पेन पे आपकी टर्नओवर है वो टर्नओवर उससे डिसाइड होगी। अगर आपके अदर स्टेट्स में 4 स्टेट्स में अलग अलग आपके GST नंबर है और चारों की टर्नओवर मिला के 2 करोड़ हो रही है, तो आपको चारों स्टेट्स में अपनी GST-R-9 फाइल करनी होगी। और अगर आपकी टर्नओवर चारों स्टेट की मिला के 5 करोड़ है तो आपको 9C फाइल करना कंपलसरी है। एक इसमें क्वेरी आई थी मेरे पास HSN डिटेल के लिए, तो इसमें HSN फीड करना कंपलसरी है और वो टोटल टर्नओवर का देना है आपको HSN। सर इसमें आपकी ये ना आवाज करे थोड़ी कि स्लो हो गई है। अंकित सर थोड़ी आवाज बढ़ा जी लीजिए, म्यूट। एक सेकंड। अब सही आ रही है सर आवाज? पहले सही आ रही थी, अभी पता है कैसे अपने आप कम हो गई। अब ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक। तो ठंड के कारण है। सर सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। तो HSN डिटेल की एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि HSN भरना कंपलसरी है या नहीं। तो इसमें एनुअल रिटर्न जब हम फिल करें तो अपनी टोटल टर्नओवर की HSN डिटेल फिल करें, ना कि सिर्फ B2B या B2C की, दोनों का टोटल टर्नओवर मैच करके तभी अपना HSN डिटेल फिल करें। और मेरा इसमें कहना अभी भी यही रहेगा कि हम टर्नओवर को बेस ना रखें कि 2 करोड़ की या 3 करोड़ की। अगर हमारी 2 करोड़ से कम की भी जितनी भी फर्म है तो उनका भी प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी GST-R-9 फाइल करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं। जब तुम GST-R-9 फीड करते हैं तब हमें गलती पता चलती है, उससे पहले नहीं पता चल पाती। तो अगर हम टाइम से अपनी GST-R-9 फिल करते हैं तो अगर कोई टैक्स लायबिलिटी रहती है तो उसे हम टाइम से जमा कर दें, ताकि इंटरेस्ट की लायबिलिटी उस पर ज्यादा ना बढ़े। बहुत सी बार क्या होता है, आपकी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का कोई डिफरेंस है, आप उसे 2 साल बाद, 4 साल बाद जब नोटिस आता है तब जमा करते हो तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी हो जाती है, और अगर टाइम निकल जाए तो फिर उस पर पेनल्टी भी लग जाती है। अगर आपने टाइम से जमा किया हो तो आपको अपील से कम रिलीफ मिल जाता है। अगर नोटिस का रिप्लाई भी नहीं दिया तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि GST-R-9 ज्यादा से ज्यादा फिल करें, टर्नओवर को बेस ना रखें। अगर 2 करोड़ से कम की भी टर्नओवर है तो एक बार GST-R-9 अगर सबमिट भी नहीं करना चाहते तो एक बार फीड तो जरूर कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। GST-R-9 से रिलेटेड अगर किसी कोई क्वेरी हो तो प्लीज पहले क्वेरी। अंकित सर, जी सर। HSN कोड से जो मैंने टर्नओवर दिखाया जी। वो GST-9 में भी दिखा रहा है, हाँ जी। लेकिन उसके बाद में नीचे में और एक्स्ट्रा दिखा रहा है कि 1700 कितने रुपए की तुमने ITC कम ली है, ITC ले सकते हो, जबकि मेरा बन ही नहीं रहा है। तब क्या सर करूं? आप उसका 8A डाउनलोड करो। 8A डाउनलोड करके आपकी टोटल ITC आ जाएगी कौन कौन से बिलों से रिलेटेड आ रही है। हाँ, 8 जो मैंने डाउनलोड किया ना, और हाँ जो जी। मैंने बुक में दिखाया HSN कोड से सेल, जी। दोनों सेम है। नहीं, 8A में तो ITC आएगी, 8A में सेल का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। नहीं नहीं, मैंने जो HSN कोड वाला जो अभी आया ना फॉर्मेट कि पूरे साल भर की HSN समरी निकाल लो, जी 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 वो जी। मैंने निकाली। जी। और जो अब मैंने तो बुक्स में आईटीसी अपना आईटीसी में कह रहे हो ना, 1700 रुपये का अंतर जो आ रहा है वो ITC में आ रहा है।
हाँ। तो तो आप अपना आईटीसी का तो टूबी देखिए, हो सकता है आपके टूबी में कोई 1700 रुपये ज्यादा की आ रही होगी। नहीं, मेरे वकील साहब ने पूरा चेक कर लिया, सब कुछ ओके कर लिया, बोला कहीं पे दिख नहीं रहा, 2 साल पुराना भी कोई नहीं लिया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सर ऐसे अंतर आता नहीं नहीं है, तो एटे के आपका अंदर कोई आप ना देखिए कोई ना, बिल। वहां जो फिगर आ रही है क्या वो वही फिगर है जो आपके बुक्स में, वकील साहब से पूछिए। अच्छा। हाँ अब आज से रिटर्न ही लगा दिया। अब मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अपने लिए नहीं ना पैसा, तो अपने हाँ, पर बस ठीक है, जिम्मेदारी नहीं आएगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वही है सर। संजय सर फिल किए एनुअल रिटर्न। अभी मैंने एक भी नहीं किया, अपने हाथ से नहीं किया अभी। नॉर्मली बाकी तो सर अब तो बहुत अच्छा क्लासिफाइड आ गया, हर चीज का है, हाँ जो जी। चीज ऐड किया है तो उसमें सब डिटेल्स में सबसे ओपन हो गई। बेटर। सेक्शन 6 वाली जो है ना, कॉल टेबल हाँ, 6 बहुत अच्छी है, उसी में सारी टेबल प्रॉब्लम। 6 से। हाँ, टेबल 6A1 आने से काफी चीजें सोल्व हो गई। डिक्लेरेशन प्रॉपर हो गया। हाँ जी। बस अंकित एक सर, केवल। एक तो और आपको बताना था, अगले हफ्ते आप मेरे को बता दिए थे, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा कि आई का पेमेंट करना था। सी में रुपया है और एस में भी है, लेकिन एक मैंने कोई क्लास पढ़ी थी, मैं आपको भेज नहीं पा, क्लास को नोटिफिकेशन नहीं बता पा रहा हूँ। उसमें लिखा है कि आई का पेमेंट पहले एस से भी कर सकते हो, भले सी में पैसा हो तो। नहीं होगा। नहीं, नहीं कर सकते सर, पहले पहले सी रूल तो क्लियर ये है। करना होगा, हाँ। उसके बाद ये ऐसा होगा। हाँ, ये रूल पहले तो मैं पढ़ा हूँ, लेकिन अभी कुछ चेंज किए सरकार, ये अभी मैं आपको नहीं बोथरा वो जी, अभी अभी होली। नहीं। बोथरा जी 2018 से पहले चेंज था, हम्म। तब आप कर देते थे, अब चेंज कर दिया। अब यदि आपके सी के अंदर पूरा पैसा जब तक सेट ऑफ नहीं होगा, हाँ। तो आई आई से सी भी सेट ऑफ करना है, देन आप एस करेंगे। हाँ। नहीं, ये कभी तो मैं कभी पढ़ ही रहा हूँ। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी वो सिस्टम में थोड़ा सा सी का ले लेता है 50%, 50% एस का ले लेता है। होता है ये। हाँ, ये मैंने कभी फिफ्टी किया नहीं, परसेंट सी लेकिन 50% एस से आई को सेट ऑफ कर सकते हैं आप। मगर अच्छा। कभी कभी पता नहीं सिस्टम कभी वो देता है तो पूरा सेट ऑफ करना पड़ता है आपको सी। हाँ, वही तो, मैं तो यही पढ़ाई किया हूँ, पहले सी सेटअप होगा, उसके बाद एस से जा सकता है पैसा। जी, जी। ठीक है, इसका मैं खोज के आपको सही वीडियो पढ़े हुए भेजूंगा, हैं आप। नोटिफिकेशन भेजूंगा आपको, ये अंकित बता। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। अंकित सर, एक क्वेश्चन मेरा जी था। सर। जी सर। ये बताइए, जैसे कि अपन जो लास्ट ईयर का जो आईटीसी अपन क्लेम करते हैं, वो हाँ जी, सितंबर तक करने की लास्ट डेट होती है, सितंबर वाले तक 30 तीस नवंबर तक। 30 नवंबर 30 सर। 30 नवंबर तक होती है ना? जी। तो जी। 30 नवंबर का जो, अभी 30 नवंबर का जो है रिटर्न जो जाता है दिसंबर में जाता है, अभी जाएगा 20 तारीख नहीं को। नहीं सर, नहीं बब्बर रिटर्न की सर। रिटर्न की डेट नहीं सर, जैसे अक्टूबर की रिटर्न है, हाँ, आप 24 नवंबर तक फाइल करते हो, 20 नवंबर ठीक है, तक। ठीक आपने है। डिले भी करी तो आप उसे 30 नवंबर तक फिल कर सकते हो, उसमें आप क्लेम कर सकते हो, मगर मैक्सिमम यदि ये सर है। आपने अक्टूबर का रिटर्न 2 दिसंबर को फाइल किया तो नहीं मिलेगी। तो ठीक आईटीसी है। नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे क्या एनुअली रिटर्न में अपन लोग कर देते हैं, जो अपन क्या होता है, जैसे कभी भी लास्ट ईयर की कुछ हम लोग क्लेम करने से रह गई, तो वो हमने यहाँ पे यदि 9 में उसको कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो आपने प्रॉपर डिक्लेरेशन कर दिया, मगर मिलेगी नहीं, क्लेम नहीं कर सकते आप बब्बर साहब से। अच्छा। क्लेम तो 3B अच्छा, में ही करना होगा ना आपको। थ्री, हाँ 3B में अच्छा, उसका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 9 से करेंगे जी। तो आईटीसी जी। बढ़ेगी नहीं, ये होगा नहीं मेरे ख्याल नहीं नहीं, से। कुछ नहीं, जी सर। प्रॉपर डिक्लेरेशन है बस। हाँ, बस डिक्लेरेशन मगर है, सर उसमें लेकिन आपको ऑप्शन देना पड़ेगा सर, उसके अंदर ऑप्शन होगा अवेलेबल बट नॉट क्लेम्ड। हाँ, तो क्योंकि सर आपने फिर उसे उस, प्रॉपरली क्लेम नहीं किया उस पीरियड का। जी जी, तो फिर तो उसका फिर आप आगे सर बेनिफिट थोड़ी बेनिफिट ना नहीं मिलेगा। मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना। हम्म। क्योंकि जब तक कोई आईटीसी 3B में क्लेम ना करो तो वो आपके आईटीसी क्रेडिट लेजर में नहीं आ पाते। नहीं। यद्यपि कुछ संजय हाई सर, कोर्ट्स ने इस पे फेवरेबल जजमेंट दिया है कि यदि उसने 9 में जी, दिखा दिया है तो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ, जी ये जी दिया है कुछ कुछ मगर यूपी का कोई भी नहीं है ऑर्डर इस पे। जी जी। नहीं संजय सर, जैसे पहले क्या करते थे, पहले जी हम एज ए प्रैक्टिकल बता रहे हैं सर, हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि कुछ 2A में नहीं शो होता था, हम लोग क्लेम कर लेते थे 3B में। जी। ठीक है ना सर? तो वो हम्म, आईटीसी जो डिस्प्यूटेड रह तो जाती बंद थी, करो। हम जी उसको कह देते कि लास्ट ईयर का जो एक्सेस आईटीसी आ रही है वो हमने क्लेम की ठीक है। है ना? तो वो जी, उसमें उसमें 9 में करके उसे एडजस्ट कर लेते थे। नहीं तो सर 9 में थोड़ी ना क्लेम करते होगे आप क्लेम लास्ट नहीं ईयर कर, केवल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन सर। हाँ, क्योंकि क्लेम डिक्लेरेशन। तो, हाँ क्योंकि क्योंकि 9 में आप जो भी फिगर भरेंगे उसका इफेक्ट आता नहीं आईटीसी पे, केवल केवल उस पर डिक्लेरेशन जाती है। जी जी।
हाँ यही वो तो मैं कह रहा हूँ सर कि मतलब हम लोग केवल उसमें डिक्लेरेशन देते थे कि हमने ये लास्ट ईयर वाली यहाँ पे सेट ऑफ की है, जी। जो टू ए मतलब टू ए में नहीं, टू बी में नहीं दिखती थी, तो ऐसे करके कर लेते नहीं थे। सर, दोनों अब चीजें वो, थी। पहले क्या था ना सर, 1 जनवरी 22 से पहले तो ये था ना कि जो आपको दिख रहा है, जो आपकी बुक्स में होती थी, आप उसे क्लेम कर लेते थे। यस वो यस उस यस, टाइम 2A में नहीं दिखाई देती थी। तो जी जी, जिस पीरियड में वो दिखाई देती थी, तो आप उस टाइम में आप उसे क्लेम नहीं करते थे, क्योंकि हम्म, ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हो। तो जब मगर 1 जनवरी 22 से तो सिचुएशन ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा जो 2B में दिखाई देगा उतनी लेनी है आपको। बस बस। अब तो सर हम लोगों ने प्रैक्टिस में भी यही कर लिया, टू बी में दिखती है वही ले लेते हैं, उनसे कहते हैं आपस में पहले एडजस्टमेंट कर लो, जब अब आपकी शो हाँ, होगी हाँ, तब उसके जाके बाद उसको जिस ले जिस लेंगे। भी पीरियड में शो होगी उस पीरियड में आप क्लेम करिए उसे। हाँ बस यही कर लिया, प्रैक्टिस में भी यही चेंज कर लिया सर। जी। उससे क्या डिस्प्यूट्स कम हो रहे हैं। बहुत ज्यादा। हम्म। चलिए मेरे हिसाब थैंक यू से सर। जीएसटी 9 में दोनों चीजें थी मतलब उस टाइम बब्बर साहब। एक्चुअल में क्या होता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फिर हम लगा देते थे ना कि जी आईटीसी जी नॉट जी, रिफ्लेक्ट करके एक हेड बनाना पड़ता था हाँ जी कि हाँ जो जी उस हाँ जी, पीरियड की बुक्स में तो है, परचेज आपकी है, पेमेंट आपने किया, बट नहीं दिखाई दे रही क्योंकि सप्लायर ने किसी भी वजह से, हम्म। कुछ भी हो सकता जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, किसी भी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं करती थी 2A में। जी 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 तो सर वो जी। पर्पज यही होता था कि आप बुक्स में आप उसकी एंट्री कर लीजिए, और हम्म, बाद में जब भी वो ठीक जाए तो उस टाइम में उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। जी बट सर अब जी। ज्यादातर जगह यही हो गई है कि कौन इतना ध्यान रखता है, भूल जाता है। तो अब यही कि भाई जितनी 2B दिखाई जा रही दिख जाए, बाकी आप सीधे सप्लायर से बात करो जो नहीं शो हो हाँ रही। जी हाँ। यदि आपकी नहीं है सर तो बात करो से करो। इसका पता है व्यापारी ने भी सोल्यूशन बहुत अच्छा निकाला सर। हम्म। अब वो क्या कहता है, सभी में चाहे हम परचेजर हो चाहे सेलर हो, सेलर होंगे तो जो अदर पार्टी है वो हमें पेमेंट नहीं रोक लेती है उसका जितना टैक्स अमाउंट ट्रू, है। ट्रू, और ट्रू। यदि हम, हाँ अब यही होने लगा प्रैक्टिस में, हमने प्राइवेट भी यही वाले भी कर एडवाइस रहे हैं, देते हैं। गवर्नमेंट तो बहुत पहले कर रहा था, गवर्नमेंट तो बहुत पहले कर रहा था डिपार्टमेंट, लेकिन अब प्राइवेट वालों ने भी ये कर दिया कि हम उतना माल आपका पैसा रोक लेंगे, कहती है आप वहां पे हमारा शो हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हम आपका रिलीज कर देंगे पेमेंट, बिल्कुल, टैक्स बिल्कुल, अमाउंट ओनली। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जी यही जी हो जी, रहा है सर। यही हम हो खुद रहा है सर एडवाइस देते प्रैक्टिस हैं में कि तो। आप टैक्स को रोक लीजिए, क्योंकि आपको इधर टैक्स जमा करना पड़ रहा है। हाँ 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 सही तो बात है। आप उतना रोक दीजिए, जैसे पेमेंट हो जाएगा उधर उधर हो जाएगा। जी जी जी, इससे काफी अच्छा हो गया व्यापार जी। में। जी। हम लोग को भी थोड़ा रिलैक्स मिल गया और उनको व्यापारियों को भी मिल गया। ठीक सर, सर, थैंक यू वेरी मच। अंकित सर, संजय जी सर, सर। मैं जीएसटी 9 का मतलब यही समझ रहा हूँ कि अगर मेरी कोई भूल हुई, कुछ पैसा देना है, तो वो पेमेंट दे के अपने आप को बराबर कर लूँ, जी, बस बिल्कुल मेन सही। उद्देश्य यही है। बोथरा जी, जीएसटी 9 का बेसिक पर्पस भी यही है कि जो आपकी हाँ। आउटवर्ड सप्लाई पे कोई भी टैक्स रह गया है, तो हम्म। आप यदि इस टाइम जमा कर देंगे तो हम्म। आपको लास्ट टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई नोटिस नहीं आएगा आपको हाँ, इस मेन स्क्रूटनी उद्देश्य में। यही है। बहुत से लोग उसको ये मानते हैं कि हम आईटीसी क्लेम कर लें। आईटीसी क्लेम नहीं होगी, बस ये है कि आपकी लायबिलिटी पे हो जाएगी जीएसटी 9 में। हाँ। इसलिए जो अंकित जी ने कहा वो बहुत अच्छा कहा। भले आपका टर्नओवर की लिमिट 2 लाख 2 करोड़ रुपए हो या ना हो, हम्म। आपको हम्म। अपना एनुअल तैयार कराइए। हो सकता है कोई गलती से रह गया हो टैक्स, तो वो पूरा जमा हो जाएगा इस टाइम। अदरवाइज 4 साल बाद आएगा नंबर, तो 4 साल की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, अभी इतनी नहीं देनी पड़ेगी आपको इंटरेस्ट। हाँ, थोड़ी कमी होगी। यही और सबसे व्यापारी बड़ी समझ बात है, नहीं रहा है। पेनल्टी से बचेंगे आप। वही 2 करोड़ के नीचे वाले समझ नहीं रहे हैं। हाँ। सर एक क्वेरी और आई थी मेरे पास। उसमें क्या था, 74 का नोटिस आया। 74 का नोटिस आने पे पार्टी अपील में गई, और 18-19 का मैटर है वो। हम्म। अपील से 74 की जगह वो 73 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। तो क्या वो एसपीएल फाइल कर सकते हैं? अब हाँ जी। नहीं, अब तो वो 10 एसपीएल आप फाइल करना चाहें नहीं होगा हाँ मेरे जी। हिसाब से, नहीं, पर्सनल से तो नहीं लेगा सिस्टम। नहीं होगा ना सर? हाँ, लेटर स्टेज पे डिसाइड किया ना डिपार्टमेंट ने। डिपार्टमेंट को अपील ने ये कहा ना कि ये 73 का बनता, कि 74 का है ही नहीं। हाँ जी। हाँ। बट यदि जब वो अपील में गए थे तो उसी टाइम यदि वो एसपीएल के अंदर उस पेमेंट को जमा कर देते, सर टैक्स तब जमा हो तो जाता जमा है नहीं कर 31 मार्च से सकते, पहले, तो तो एसपीएल तो एसपीएल तब भी कंसीडर फाइल हो ना हो जाता। पाता। जी। एसपीएल फाइल का तो आज की डेट में ही होता है ना, एसपीएल तो तब नहीं फाइल नहीं कर सकते थे अंकित ना। जी, मेरा कहने का मतलब है जो भी उनको टैक्स जमा कर रहे होते, तो यदि उन्होंने 31 मार्च से पहले टैक्स जमा कर दिया होता तो वो इस ग्राउंड पे ले सकते थे, क्योंकि एसपीएल एप्लीकेशन में तो वो ऑर्डर नंबर लेगा। हाँ जी। और उस टाइम वो ऑर्डर नंबर 74 का बताता। जी।
बट आज की डेट में जब अपीलेट ऑर्डर से जब हम उसको रेक्टिफाई हो गया 73 हो गया, तो हम डिले की ग्राउंड यही तो ले सकते थे कि अपीलेट लेवल पर हमारा डिसाइड हुआ है। बट टैक्स तो मुझे 31 मार्च 18 से 28 25 से पहले जमा होना ही था ना, आज हाँ की जी। डेट में कैसे जमा कर दोगे? अंकित सर 19-20 का जैसे मैंने सुना जैसे 3 साल के बाद अब नहीं होगा, अब आगे 20-21 से चालू होगा, तभी तो अभी 19-20 का भी आ सकता है। क्या 74 अभी आ जैसे सकता है ना आया अभी। ना नियम कि 3 साल तक का जिनका है, ये अब समझ तो रहा सर, अभी कर दूंगा, 3 मीटिंग में नहीं हूँ, कर सकता। करूंगा जरूर, लेकिन आज ही अब नहीं, 20-21 से जरूर ये होगा। नहीं है बोथरा जी, 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते आप 3 साल बाद। हाँ हाँ, तो 3 साल 20-21 वाला अच्छा पीरियड का, रिटर्न फाइल। हाँ, तो आप सपोज दैट किसी का डिले है, हम्म तो वो अपने तो रिटर्न जो ये 3 साल कहूंगा, आपके से आधार नहीं कार्ड फाइल कर में सकते डेट के आएगा, बाद। आधार कार्ड में कौन सा नंबर? ठीक ठीक ठीक, रिटर्न का है। ठीक ठीक, मैं हाँ, गलत। जो भी गलत है रेक्टिफाइड करना है, वो सब जो भी चीजें हैं ना, वो लास्ट 3 इयर्स के ही कर सकते हैं। हम्म। एक जीएसटी पोर्टल पे एक और सूचना भी आई हुई थी कि हम्म। अगर किसी ने अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है तो उसका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके 30 दिन के अंदर आपको अपना बैंक अपडेट करना कंपलसरी है। और सर उसके अब बाद तो अगर इसमें जब आप अपना बैंक अपडेट कर देंगे तो उसमें उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, तो उससे फिर आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी फिर सर अब तो अंकित सर अपडेट उसमें होने रिटर्न भी फाइल नहीं करने दे रहा ना, अब तो वो ना, तो वो उन्होंने वैलिडेशन कौन पहले सा। नहीं हिस्ट्री तो कर दी। सर, उसके हाँ जी। अंदर यही है ना कि विच एवर इज अर्लियर 30 डेज, और जो रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज हाँ अर्लियर, हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह द रहे हैं। वर्ड इज वहां यदि पर ये है। जी जी जी, यदि आपका रिटर्न पहले ड्यू हो गया है तो आपको रिटर्न ही नहीं फाइल कर ले देंगे, उसमें मैसेज आता है अच्छा, कि पहले आप बैंक अकाउंट अपडेट करें। अपडेट करो। जी जी। अच्छा, एक और चीज इसमें और है सर, यदि आपका करंट अकाउंट नहीं खुल पा रहा है तो सेविंग भी डाल सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। नहीं सर, नहीं, वहां डालना नहीं है। मैंडेटरी है सर। हमने नीरज, कईयों में करना पड़ा, ऐसे मजबूरी में करंट अकाउंट खुले नहीं तो हमने फिर बट सेविंग की नीरज डिटेल जी, भर यदि के। आप वहां पर सेविंग का ऑप्शन लगाएंगे तो वो इंडिविजुअल के नाम से होगा, हाँ, फर्म के नाम इंडिविजुअली पे होगा, अकाउंट जैसे नहीं होगा। सर सर प्रोपराइटरशिप है ना सर, हाँ, अच्छा, प्रोपराइटरशिप है तो डाल देते प्रोप्राइटरशिप हैं। में तो चल जाएगा। प्रोप्राइटर में तो हो हाँ, जाएगा, प्रोपराइटरशिप प्रोप्राइटर है। में हो प्रोप्राइटर जाएगा, में एक बार चल पार्टनर जाएगा, में नहीं होगा पार्टनरशिप में दिक्कत। नहीं चलेगा ना। हाँ, पार्टनरशिप पे नहीं चलेगा सर, उस पे नहीं चलेगा। पार्टनरशिप और कंपनी में नहीं चल पाएगा, हाँ, नहीं चलेगा, प्रोप्राइटर नहीं में चल चलेगा। जाएगा सर। प्रोपराइटर में ही हमने किया है। जी, क्योंकि वो पेन बेस ही उठाता है ना, हाँ हाँ हाँ, सही वरना कह वो रहे हैं। वैलिडेट नहीं होने देता। जी जी जी। पृथ्वी सर नमस्कार। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार आज अंकित, आधा घंटा लेट हो रहे हैं आप। नमस्कार संजय जी। कैसे हैं पृथ्वी जी? सब कृपा भोलेनाथ की है सर, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बढ़िया, बस आपको देखा है ना मुस्कुराते हुए, थैंक यू और सर। हम अपने आप हमारी दूर हो जाती है थकान सर आपको देखकर। धन्यवाद सर, संजय सौभाग्य सर, एक हमारा। सर, संजय सर, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग को ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन हो जाते हैं जी, कि हम लोग कृतार्थ हो जाते हैं भक्तों के अच्छे दर्शन नंबर। करके ही। नहीं सर, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि घर एवरी बैठे सैटरडे हुए। हम लोग मिल लेते हैं, हाँ, सही बात है कहीं भी सर। हो। जी जी। सब कृपा ऊपर वाले की रहती है सर, अपने हाथ में क्या है। नहीं तो कृपा तो उसी ने कराई है ना, हम लोग मिल रहे हैं, अंकित मिल जी, रहे हैं। ऊपर वाली कृपा है। अंकित जी, हाँ जी सर। जी अगर सर। मान ली किसी की टर्नओवर 2 करोड़ से कम की है, हाँ जी। तो क्या कोई अगर जीएसटी 9 फाइल करे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? नहीं, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बेकार चाय उधर ही, पानी पानी। ये जो डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या नीड है अंकित जी, अभी जो नया रजिस्ट्रेशन 41 वाला जो ले रहे हैं अपन इसमें? सर नए रजिस्ट्रेशन में तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पहले वाली है, आपका जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, जी जी और जी, आपका बिजनेस प्लेस का प्रूफ में जी आपका या तो बिजली का बिल या रजिस्ट्री या हाउस टैक्स की रिसिप्ट। जी। हाँ, दो अंकित जी, डॉक्यूमेंट दो आधार अंकित बिजली जी, अंकित जी, एक गांव में मान ली किसी का है व्यापार,
जी जी सारा मशीन गांव में लगी हुई है, जी बिजली का कनेक्शन है नहीं, वो पंप से चलाएगा, जो जो डीजल पंप होते हैं उनसे अपना आरा मशीन चलाएगा। जी। तो अच्छा, वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है या किराए की है? नहीं, प्रॉपर्टी तो अपनी है, तो जमीन है तो 35 खसरा खतौनी लगा देगा ना उस जगह प्रूफ में, ओनरशिप प्रूफ में। अच्छा अच्छा, वो खसरा खतौनी से काम हो जाएगा। जी जी हाँ जी जी, सर, वो एक्सेप्ट गवर्नमेंट हो वहां जाए। पर वर्ड लिखा हुआ है सर, एक बार नोटिफिकेशन है कि कोई भी गवर्नमेंट इशूड कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जी जी। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल तो एक एज ए एग्जाम्पल दिया है, मगर उसमें अदर भी दिया है कि कोई और भी ऐसा हो, वाटर टैक्स की रसीद हो, नगर निगम की रसीद हो कोई, जी उसको भी जी। मानी जाएगी। अच्छा, तो वो ये सर कह रहा अभी ये मैं डील कर रहा था कि इसी चक्कर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा अपना, वो नहीं। कह रहा है कि कोई कागज है ही नहीं भाजी, ना मेरे बिजली का बिल है मेरे पास, ना कोई हाउस टैक्स की रसीद है, ना मेरे पे कोई बैनामा है, मेरी तो जमीन पैतृक जगह है मेरी तो। अभी सर इसमें एक सर रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है सर। तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई में मैंने रजिस्ट्री की कॉपी लगा रखी है। उसके बाद भी अधिकारी ने नोटिस देके उसमें ये कहा कि गवर्नमेंट इशूड कोई डॉक्यूमेंट लगाओ, बिजली का बिल या हाउस टैक्स की रिसिप्ट। सर ये कहते हैं ये गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट नहीं है इतना बड़ा। और जबकि देखिए ये सर रजिस्ट्री पूरी लगा रखी है सर, रजिस्ट्री जबकि। रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट अंक इशू हुई होती है, कोई प्राइवेट थोड़ी वही होती है। वही अरे वही सर, बात है सर। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है सर, और क्या है जी? ओनरशिप बस का। सर इससे बड़ा और करंट क्या यूटिलिटी डॉक्यूमेंट बिल चाहिए? मांग रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट स्टैंप के पैसे लेती है, गवर्नमेंट स्टैंप देती है, गवर्नमेंट का जी स्टैंप है, सर। प्राइवेट स्टैंप नहीं किसी का। पृथ्वी जी, आप सर वाले मैटर में मैं करंट बताना चाह यूटिलिटी रहा बिल, था जी करंट कि सर। जो आप करंट बता रहे हैं यूटिलिटी बिल मांग स्पेशल रहे हैं सर। स्पेशल कंडीशन में केवल एक जरूरी है, जी उसमें आपका आधार का ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है, जी तभी उस कंडीशन में मिलेगा सर। वरना यदि तो वो आपका कैंसिल आधार हो जाएगा। ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा तो उसमें नहीं मिलेगा स्पेशल में। जी। हाँ सर, पहले मैं एमएसएमई के सर्टिफिकेट लगाता था, वो यहाँ के मांगते थे स्टेट वाले कि एमएसएमई लगाइए। पर अभी जिसमें मैंने डाल रहा हूँ तो इसमें एमएसएमई का नहीं लगाया, तो नंबर इशू कर दे रहे, लेकिन बिना उसके भी। हाँ हाँ, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट देख लेना, अटैच हुआ है कि नहीं। सर करंट यूटिलिटी बिल की रिक्वायरमेंट है सर, हाँ करंट यूटिलिटी बिल की, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर आपके पुराने भी हो सकते हैं। एट प्रेजेंट आप वहां पर क्या कर रहे हो, करंट यूटिलिटी बिल चाहिए सर। बट जैन सर, मैं तो ओनरशिप दे रहा हूँ ना वहां की। सर और ऑनरशिप के बाद तो मैंने बेच दिया और मेरे पास पुराने कागज भी है, मैं वो लगाकर थोड़ी ले सकता हूँ सर। तो मैंने यदि बेच दिया हुआ तो फिर मैं वहां पर क्या करूंगा? यहाँ के रजिस्टर्ड एड्रेस तो मैं वही सर का दिखा रहा हूँ ना। सर सर उनका ये प्ली है कि हम्म। करंट यूटिलिटी बिल अगर आपके पास है तो अभी भी एट प्रेजेंट आप वहां पर हैं। तो सर अजय सर, उस जगह हम डिक्लेरेशन भी तो दे सकते हैं कि हम यहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं, जहाँ तक हमने नहीं करंट बेचा, यूटिलिटी की आज भी बात हमें है, उसमें। नहीं ये सब तो गलत है ना। करंट यूटिलिटी की बिल की बात ये हुई है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेची करीब आज से 50 साल पहले, वहाँ जी इलेक्ट्रिक सर। कनेक्शन आज भी मेरे ग्रैंडफादर के नाम से चल रहा है, तो करंट यूटिलिटी मैंने वहां की लगा, तो उसको माना जाएगा जी। और प्रॉपर्टी सर 50 साल पहले बेच चुका मैं। सर देखो, हर जगह के जो है ना जीएसटी ऑफिसरों के अलग अलग कानून हैं। जो जो जीएसटी कानून हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो एक अलग है, और जो प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हैं वो अलग है। दिल्ली के अंदर भी अलग अलग वार्डों में सेंट्रल वाले अलग पढ़ाते हैं, लोकल वाले अलग पढ़ाते हैं। तो कुल मिला के फार्मूला ये है कि करंट यूटिलिटी बिल अगर मेरे फादर के नाम से भी है तो उनका आधार कार्ड भी मांग रहे हैं, और उनके आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं थ्रू ओटीपी। अजय सर, वहां पर फादर्स का कैसे कर लेंगे उसमें लिंक भेज की? सर जैसे प्रोपराइटर की तो करेंगे सर, मेरा फादर नहीं का नहीं क्यों नहीं, करेंगे? सुनो तो सही सर। जी आप जैसे मैंने जो है ना किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नंबर अप्लाई किया, ठीक है। उसके उसके प्रॉपर्टी के पेपर मेरे फादर के नाम है, और उसका बिजली का बिल या पानी का बिल या हाउस टैक्स की रसीद या कोई अदर यूटिलिटी बिल है, जी कोई आईजीएल का गैस का कनेक्शन है, कुछ भी है, वो उनके नाम है। तो जो मैं रसीद लगाऊंगा उनके एनओसी के साथ या रेंट एग्रीमेंट के साथ, जी वो उनका आधार कार्ड भी मांग रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम उनके आधार कार्ड से उसको ओटीपी से वेरीफाई कराएंगे कि आपने ये किया है। ये यहाँ दिल्ली में लेटेस्ट चल रहा है सर। अच्छा। बट सर देखिए, हमारे यूपी में ये लोग हैं, वो आधार कार्ड मांग लेते हैं चाहे रेंटल हो। फादर्स या जो ब्लड रिलेशंस वालों में तो वो केवल एनओसी की बेस पे ही दे देते हैं, बट सर अदर्स में सर रेंट एग्रीमेंट पहले, में मांगते हैं। जी जी जी, पहले पहले सब चल रहा था ये सब। अब हम्म। ये सब लोग जो है ना और ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। कुल मिला के तो जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग रहे हैं, काम जो है ना टिपिकल होता जा रहा है सर। जन्म प्रमाण पत्र कब मांगेंगे सर? बट जैन साहब,
मेरा जी ये मानना है कि जो एक्ट में प्रोवाइड है, फॉर्म्स जी के सर। जो डॉक्यूमेंट है उससे ज्यादा नहीं मांग सकती। सर एक्ट एक्ट तो अभी अभी जो है ना, इनको जब पढ़वाने जाओगे तो कहेंगे जी ये नया नोटिफिकेशन आ गया सर, इसको पढ़ लो। हाँ, कितना भी किसको भी नोटिफिकेशन में ऐसी चीज मांगी हाँ, नहीं गई है। ये नहीं नहीं, मैं जो जनरल एक प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ सर, जी कि जी जब जी। जीएसटी ऑफिस में जाके हम उनको एक्ट पढ़वाते हैं तो वो हमें बता देते हैं रात को नया नोटिफिकेशन आ गया सर, जब आप रास्ते में थे अभी अभी आया है। दिखाओगे ना तो कहाँ है? जीएसटी एक्ट की हालत तो ये है सर। जो जो वो नोटिफिकेशन बोले तो नहीं तो बताइए उनसे कहाँ सर ऐसे नोटिफिकेशन से कहो तो फिर दिखाइए। उसी हिसाब से करेंगे सर। मैंने तो हाँ मैंने बस अप्लाई किया ना। सर, सर वो हम सब लोग समझ रहे हैं कि उनकी भावना क्या है। जी जी। जब उनकी भावना पूरी हो जाती है तो सारे कागज पूरे हो जाते हैं सर। बस अब उस बात को तो क्या इस लीगल बस क्या करें प्लेटफॉर्म के सर, ऊपर बिल्कुल बोलेंगे। ऑनलाइन चैनल पे क्या बोलेंगे आप, बिल्कुल सही है जी सर। जी 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 सर, जैन सर जी अपना सर। वीडियो तो खोलिए, मैं कलकत्ता से देख लूं आपको। अरे लो सर, मैं मैं भी बोलता हूँ जैनी हूँ, मेरा भी नाम अजय जैनी है, अच्छा, अरे वाह। नाम अच्छा राशि है। सर ये हाँ, मैं तो कह रहा बात था है, ठीक जैसे है। अंकित जी रिवोकेशन का मामला है, जैसे इनने अप्रैल 24 में कैंसिल कर दिया है। जी। पहले रिटर्न भर के रिवोकेशन डाल देते थे, हम्म। अब ये रिवोकेशन में आगे वो बढ़ नहीं रहा है, वहां जहां से कैंसिल है वहां से। अब सर इसी वहां टाइम निकल गया ना 180 दिन का। हाँ निकल गुप्ता गया। जी, अब वो उनके ज्वाइंट क्या अप्लाई करेंगे? ज्वाइंट के पास फर्दर 180 दिन होते हैं। तो अपील वो भी नहीं करना हो पाएगा पड़ेगा। ना सर, ये तो अप्रैल 24 से बता रहे हैं ना कैंसिल है। हाँ 24 से कैंसिल है, 24 एक अप्रैल साल। को इसके वो ओपन हो रही है, उसके बाद ओपन नहीं हो रही रिटर्न भरने के लिए उसमें हाँ, पौने फाइल 2 साल करने हो के गए लिए। ना। जी। पौने 2 साल हो गए ना, ये तो बहुत हाँ ज्यादा टाइम हाँ जी, पीरियड हो गया। इसके लिए अच्छा तो आपको फिर तो ऑर्डर हाई चलिए। कोर्ट ऑर्डर में। कब मिला है सर आपको? कैंसिलेशन का ऑर्डर कब मिला है सर? एक सेकंड सर, नोटिस ऑर्डर में देख लेता हूँ। तो सर तभी कम्युनिकेट हो गया होगा। हाँ बहुत टाइम तो बहुत हो गया सर, उसको ऑर्डर भी पहले आ गया होगा। नहीं, आपने रिवोकेशन के लिए लगाया है, उसका नहीं रिजेक्शन का अभी नहीं, ऑर्डर मिल गया सर? अभी लगाया नहीं सर। रिवोकेशन तो लग नहीं पाएगा ना सर। लगेगी नहीं ना अजय जी, नहीं नहीं हम्म लगाया। एप्लीकेशन ही मूव नहीं होगी हम्म। पोर्टल पे। ये वो तो ऑर्डर है सर 15/9/2025 का ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, नहीं, 15/9। 25 का अभी का है। हाँ हाँ, तो तो आप सर अब अपील तो में आपका चले राइट जाइए है। ना। जी 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 सर। इन्होंने फिर नहीं तो फिर अभी तो रिवोकेशन भी लग फिर सकती तो है। रिवोकेशन लग जाएगी आपकी। लग जी जी। जाएगा सर, अभी लग जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल लग जाएगी अभी तो रिवोकेशन। समय है सर। नहीं सर पहले जो रिटर्न भर के अपन रिवोकेशन लगाते थे ना, एक्चुअली में मेरा। सर वो अलग है, ये अधिकारी हाँ ने कैंसिल किया है ना सर। जी। ये अंकित जी अधिकारी ने हमारे कैंसिल स्पीकर किया है, सर वो आ गए, ऑटो राकेश सर कैंसिलेशन। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे कैसे बड़ी हैं आप? प्रसन्नता, मैं बढ़िया। मैंने कहा फिर से आज इस बार आपको इस पे देखूं। पर्सनली तो देखते ही रहता था, तो देख लूं आपसे थैंक यू अब। सो मच जी। स्टार्ट करें? जी जी। बिल्कुल सर, आपकी अनुमति है तो स्टार्ट डॉक्टर करेंगे राकेश सर। सर आ चुके हैं, तो मैं पहले डॉक्टर राकेश का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के सरस्वती पुत्र श्री डॉक्टर राकेश जी के बारे में छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का थोड़ा परिचय दे दें, फिर उसके बाद आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लैक मनी, उस बारे में सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। क्योंकि मैं भी बताऊंगा कि आज गवर्नमेंट इतनी सख्त हो रही है इस बारे में, मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है, मैं दिखाऊंगा, इसको पढ़ के सुनाऊंगा कि क्या गवर्नमेंट ने लिखा है, कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने करीब कितने नोटिस इशू कर चुकी है ब्लैक मनी के संबंध में भी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, परवाह नहीं करते, आज उस बारे में चर्चा होगी हम लोग की। चलिए सर, हमारे राकेश सर ने म्यूट टर्मिनल के मेंबर के रूप में बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दिए हैं सर। मैंने प्रैक्टिकली देखा है सर को, इनकी कोर्ट अटेंड करी है मैंने 3-4 बार, और इतना अच्छा डिफाइन करके। जी सर। हाँ। थैंक यू सो मच जी। संजय जी, नेचुरली जब आप जैसे अच्छे श्रोतागण वहाँ बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है चीजों को करने की। सर मैं 1 मिनट लूंगा, जरा अपनी मैं स्क्रीन जो सी इस पे शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे को सिर्फ 1 जब मिनट तक का आप टाइम। अपना 1 मिनट लीजिए, उसके बीच में आपका परिचय दे देता हूं मैं। हाँ जी। तो दोनों काम एक साथ निपट जाएंगे, आपकी स्क्रीन शेयर भी हो जी जाएगी और हमारा परिचय भी हो जाएगा। जी 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 और मैं हूँ शैलेश विश्वकर्मा, छतरपुर मध्य प्रदेश से। जी आदरणीय राकेश कुमार जी का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। डॉक्टर राकेश कुमार अधिवक्ता हैं। आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मामलों में वकालत करते हैं। आपने उच्च न्यायालय में हाई ITAT
CESTAT, CIT अपील के साथ साथ आयकर, दिल्ली और केंद्रीय बिक्री कर, वेट और GST के तहत अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष कई मामलों की पैरवी की है। आप कई प्रतिष्ठित संगठनों के सदस्य हैं, जिसमें शामिल हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इनकम टैक्स अपीलीट ट्रिब्यूनल बार नई दिल्ली, सेल टैक्स बार एसोसिएशन, दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन, DGST प्रोफेशनल ग्रुप नई दिल्ली, ईस्ट दिल्ली एडवोकेट फोरम। वे आप ईस्ट दिल्ली ईस्ट एंड एडवोकेट फोरम पंजीकृत के उपाध्यक्ष भी हैं। सेल टैक्स बार एसोसिएशन नई दिल्ली के कार्यकारी मेंबर हैं। आप अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों, MSME और कालाधन कानून पर आयोजित सेमिनार में नियमित रूप से अपने विचार रखते हैं। आप DGST प्रोफेशनल ग्रुप द्वारा 8 बार म्यूट GST ट्रिब्यूनल, जय संजय जी बता रहे थे, म्यूट GST ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में आप नियुक्त किए गए हैं। आपकी पेशेवर गतिविधियों के अलावा आप प्रतिदिन सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। आप लायंस इंटरनेशनल, लायंस क्लब, विवेक विहार दिल्ली के सदस्य हैं। आपने लायन डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल के विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया है। तो ये तो हमारे राकेश जी का परिचय था। सहज और मिलनसार दिख रहे हैं, हंसमुख भी हैं। तो सर कुछ क्वेश्चनों का सामना भी करना पड़ेगा, हमारी तरफ से बड़े तीखे तीखे क्वेश्चन आते हैं सर। कोई तो बात अब नहीं आप सर। अपना जो आज का आपका सब्जेक्ट है, विषय है ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स, इसका जो प्रभाव है इनकम टैक्स 2015 पर, वो उसके विषय में आपकी चर्चा है। तो आप अपना उद्बोधन शुरू करें। इसके अलावा जब आपका उद्बोधन पूरा हो जाए तो जो भी प्रश्न हमारी तरफ से उठे तो कृपया उनके जवाब जरूर दीजिएगा। जरूर सर, जरूर आदरणीय सर। राकेश कुमार जी। हाँ जी सर, मैंने स्क्रीन शेयर की है, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? सर दिख रही है सर। ठीक है, थैंक यू सर एक जरा ये न्यूज बता दो जो जिसके साथ संबंध में फिर आप लेके चलें जी। हाँ जी। जो ये करा है गवर्नमेंट ने, ये सब न्यूज है कि 3 साल से खाते से नहीं निकाले रुपए, बताओ कैसे चला दाना पानी। आयकर विभाग ने गाजियाबाद, नोएडा के 100 से ज्यादा करदाताओं को नोटिस भेजा, मांगा हिसाब। काली कमाई के मामले में शहर के कई कारोबारी फंस गए हैं। कई कारोबारी ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल तक बैंक से 1 रुपया तक नहीं निकाला। इस पर आयकर विभाग ने इनको नोटिस भेजकर दाल रोटी समेत अन्य खर्च का हिसाब मांगा है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि जब खाते से पैसा नहीं निकाला गया तो घर खर्च कहां से चला, अब अफसरों की इस पर नज़र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अधीन आने वाले कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा के 100 से अधिक करदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। वार्षिक सूचना विवरण AIS के जरिए इन मामलों को पकड़ा गया है। आयकर विभाग कर चोरी रोकने के लिए नए नए प्रावधान कर रहा है। इस बीच काली कमाई के नए नए मामले भी पकड़ में आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शहर के एक कारोबारी का गाजियाबाद में पैकेजिंग उत्पादकों की इकाई है। सालाना कमाई करीब 18 लाख बताई गई है। विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण में इनका मिलान किया तो काली कमाई का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि 3 साल से कारोबारी या उनकी पत्नी ने बैंक से खातों से कोई नकदी निकासी ही नहीं करी, जबकि इन सालों में लगातार खर्च किया गया है। अब विभाग ने नोटिस भेजा है। इसमें परिवार के सदस्यों, उनकी प्रोफाइल, पैन नंबर और सालाना आय की जानकारी मांगी है। महीने के राशन खर्च, जिसमें गेहूं का आटा, चावल, मसाले, तेल, गैस, बिजली, कपड़े, जूते, पॉलिश, हेयर कट, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, सोशल इवेंट्स का खर्च, स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, किराया, कार चलाने का खर्च, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्डिंग का खर्च, बिल्डिंग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिश्तेदारों और दूसरों को गिफ्ट देने का खर्च, रेस्टोरेंट में आने जाने का खर्च का विवरण देने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि गेट टुगेदर का खर्च, सोशल इवेंट्स का खर्च और इसी तरह के रोजाना खर्च का भी विवरण दें। सभी की जानकारी ब्रेकअप के साथ जमा करनी है। अगर दूसरे सदस्य ये खर्च उठा रहे हैं तो दूसरे सदस्यों को अपनी आय, घर से निकाले गए रुपयों की जानकारी भी विभाग को सबूत के साथ देनी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद समेत
पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अधीन आने वाले शहरों के 100 से अधिक करदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। सीए नाम दिए हैं 2 ने बताया कि इस तरह के नोटिस करदाताओं को विभाग से मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी आय और खर्च का ब्यौरा दस्तावेजों के साथ देना होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142(1) के तहत नोटिस भेजे गए हैं। इसी संबंध में आज का टॉपिक है। मैं समझू, मेरी रिक्वेस्ट है सभी श्रोताओं से, सभी अपने साथियों से, बहुत सीरियसली पढ़ें, सुने और नोट करें एक एक पॉइंट को कि भविष्य। थैंक यू हर्ष जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है। इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो जो आपका उत्तर प्रदेश कर अभिवक्ता संगठन लखनऊ है, जिसका ये आज आप 309th वेबिनार का आयोजन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। मेरे ख्याल से तो शायद ये पूरे इंडिया में अकेला आपका ही ऐसा संगठन होगा जिसका इतना कंटिन्यूसली इतने नंबर्स का वेबिनार का रिकॉर्ड होगा। इससे ज्यादा रिकॉर्ड किसी और का नहीं होगा। नहीं सर, नहीं, कोई किसी का दूसरा रिकॉर्ड किसी का नहीं है ना। तो सर मैं वही बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप इतनी लगन और इतनी मेहनत से मतलब कर रहे हैं, और हर स्पीकर को जिस तरीके से आप पुश करते हैं वो भी बहुत ज्यादा सराहनीय है। और मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने विचार देने के लिए। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपकी पूरी टीम को, आपको और आपके प्रेसिडेंट राजपाल यादव जी को, जनरल सेक्रेटरी राकेश शरण मिश्रा जी को, ट्रेजरर श्री विपिन अग्रवाल जी को, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स दीपक महेश्वरी व दीपक जैन जी को। इसी तरीके से टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर एमपी के प्रेसिडेंट श्री संजय जैन जी को, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अमित खेड़ा जी को, और ट्रेजरर मोहम्मद अष्टम जी को, और नर्मदापुर हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर परने दिसवाल, सेक्रेटरी मिस्टर प्रतीक अग्रवाल व मीडिया इंचार्ज मिस्टर पुष्पेश पालीवाल जी। आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया और अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मौका दिया है। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो अभी हर्ष जी ने इंट्रोडक्शन दी टॉपिक की कि ऐसे ऐसे ये सब नोटिस आए हैं, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो ब्लैक मनी लॉ जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम, मार्क माय वर्ड्स, फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। तो सर इसके अंदर जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हमारे जो भी व्यापार है, जो हमारी एसेट्स हैं, जो हमारी इनकम्स हैं, इस एक्ट का उससे लेना देना कुछ नहीं है। इस एक्ट का जो आज हम चर्चा का विषय है हमारा, वो ये एक्ट है। और ये एक्ट जो सा है, ये सिर्फ फॉरेन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल। तो एक चीज तो नाम इसका ब्लैक मनी लॉ जरूर है, बट दिस ब्लैक मनी इज ओनली एंड ओनली कन्फाइंड टू द ब्लैक मनी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया में हमारी ब्लैक मनी है उसके ऊपर हमारा इनकम टैक्स एक्ट की ही प्रोविजंस लगेंगी, उसमें हमारे ऊपर ब्लैक मनी एक्ट की प्रोविजंस नहीं लगेंगी। तो पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि अभी ये सबको नोटिस आए हैं मोर देन 100 पार्टीज को। भाई साहब, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 years ago, एक असेसमेंट ऑफिसर के सामने बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हमसे पूछे थे हमारे, और हम क्लाइंट को साथ लेके गए। उस समय के टाइम पे, जबकि मतलब मुश्किल से बड़ा एसएससी भी 40-50 हजार रुपए की रिटर्न से ऊपर नहीं फाइल करता था, तो उस आदमी ने 4,000 रुपए की ड्राइंग डाली हुई थी। तो वो ऑफिसर ने बैठ के पूरा चिट्ठा बना दिया कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस इतनी है, आपका रोजाना आने जाने का कन्वेंस का खर्चा इतना है, आपकी वाइफ का इतना खर्चा है, आपके बच्चे की ट्यूशन का इतना खर्चा है, वगैरह वगैरह। आप महीने में कम से कम एक बारी हेयर कट भी कराते होंगे। जो चीजें इस नोटिस में लिखी है ना, सिर्फ आटा दाल नहीं पूछा था उसने, उसके अलावा जो चीजें भी इसके अंदर लिखी हैं, उसने यहाँ तक बोला था कि आजकल तो बच्चों का जो सा है बर्थडेज भी सेलिब्रेट होता है। आपका बच्चा कहीं जाता है तो वो भी कोई 2 रुपए का गिफ्ट लेके जाता है, आपके घर पे कोई आता है तो 2 रुपए का गिफ्ट वो भी देके जाता होगा। तो इस टाइप की सारी चर्चाएं हुई थी। तो मेरा मानना यह है सर कि एज ए प्रोफेशनल, एज एन एडवोकेट, हमारी भी ड्यूटी बनती है कहीं
जिस समय क्लाइंट हमारे पास अपनी बुक्स लेकर आता है और हमारे को कहता है कि हमारी रिटर्न आप फाइल कर दीजिएगा, तो हम जब उसका कैश फ्लो निकालते हैं तो हमारे को उसको बताना चाहिए कि भैया जी आपको मिनिमम आज के हिसाब से 10,000 रुपए या 20,000 रुपए पर मंथ की ड्राइंग मिनिमम दिखानी है आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए, और आपने बैंक से पैसा नहीं निकाला है, तो आप कृपया करके ऐसा ना करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये ड्यूटी थोड़ी सी हमारी प्रोफेशनल, जब एडवांस टैक्स के लिए वो हमारे पास आते हैं हम तभी से उनके मगर पड़ जाते हैं कि भाई एडवांस टैक्स तो जमा करा रहे हो, इसके अलावा अपने बैंक से जो सा इतना पैसा विड्रॉ जरूर करो, या अपने जो परमानेंट आपके नेचर के एक्सपेंसेस है, बिजली के बिल है, पानी के बिल है, हाउस टैक्स है, बच्चों की स्कूल की फीस है, वो सब के सब ऑनलाइन पेमेंट करनी शुरू कर दो, जिससे कि जिस समय ये जैसे आपने अभी पढ़ के बताया कि एआई के थ्रू उनको पता चला कि इन्होंने विड्रॉल्स नहीं कर रखी बैंक से, लेकिन जब वो खर्चे जो उनसे मेरे ऑलरेडी ऑनलाइन मोड से पेमेंट हो रहे होंगे, तो वो टोटल ड्राइंग की फिगर उसके अंदर आ रही होगी, तो फिर बाकी चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने बैंक से 1 रुपया भी नहीं विड्रॉ किया हुआ तो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल। तो ये ब्लैक मनी एक्ट का जो है अब हम शुरू करते हैं सर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये एक्ट है, ये जो है हमारा एक्ट ब्लैक मनी एक्ट, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 है। इसमें आज सबसे पहले एजेंडा में हमारी डिस्कशन रहेगी बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स, की डेफिनेशंस, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, टैक्सेशन मैकेनिज्म, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, केस स्टडीज एंड जुडिशियल रिव्यूज। तो इस सीरियल के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब ये एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट? बैकग्राउंड इसकी ये थी कि 2015 से पहले अगर आपको ध्यान हो तो उस समय हमारी कंट्री में लगातार कुछ, जैसे एक बुखार होता है, एक वायरल होता है, कोई बीमारी होती है, कोई वायरस होता है, कोविड-19 होता है, समथिंग लाइक दैट, उस समय कंटिन्यूसली जो न्यूज आप रोज टीवी पे देखते थे या न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, स्कैम्स की आ रही थी कि ये शेयर्स का स्कैम हो गया, ये टेलीकम्युनिकेशन का स्कैम हो गया, ये 4G का कनेक्शन देने का स्कैम हो गया, ये कोयले का स्कैम हो गया। तो वो पैसा जब पता करते थे कहाँ गया, तो पता चलता था कि वो पैसे की ट्रेल जो है क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो पैसा इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया से बाहर पार्क हुआ है। तो ये सारी चीजें उस समय मतलब बहुत ज्यादा एक मतलब अजीब सी स्थिति हो गई थी। तो उस समय राम जेठमलानी जी ने इस चीज को कर्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी। वो केस का नाम है राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सिट का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने के लिए डायरेक्शन दी थी, और सिट के सुझाव के हिसाब से कि ये पैसा जो उनसा है ब्लैक मनी का, जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर पड़ा हुआ है, वो जो इनकम्स बाहर हो रही हैं, वो जो इंडिया में हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो उसको कैसे हमने किया जाए। तो एक तो वो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड ये थी। नंबर 2, जो इस समय हमारे डायनेमिक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, 2014 में उन्होंने पीएम के लिए फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वो इस ब्लैक मनी एक्ट को जो उनसा है कर्व करने के लिए जो भी इफेक्टिव मेजर्स होंगे वो लेंगे, और इस पैसे को इंडिया में वापस लाएंगे। मैं उस चीज के ऊपर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, पॉलिटिकली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पैसा आया या नहीं आया, दैट इज नॉट अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। बट एक पीछे मंशा ये थी कि उस पैसे को, उस ब्लैक मनी जो बाहर है, उसको कर्व करने के लिए हमारे को कोई ना कोई एक्शन लेना है। मोर ओवर 2011-12 से हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल, सॉरी फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल और फॉरेन इनकम का शेड्यूल आता, एफएसआई और एफए शेड्यूल होता था। लेकिन उसको कुछ लोग भरते थे, कुछ भरते ही नहीं थे, और ना भरने की वजह ये थी क्योंकि कोई ऐसा मॉनिटरिंग लॉ या स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं था कि अगर मैंने उसको नहीं फिलअप किया तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी आएगी या कोई एक्शन होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं थी। तो इनकम टैक्स एक्ट में जब पावर नहीं थी और कोई लॉ था नहीं, तो इसलिए जो उनसे लोग बड़ा फ्री बर्ड की तरह घूमते थे। तो जिस वजह से उन सब चीजों को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस लॉ की लाने की जरूरत पड़ी। तो पहले हमारे जो समझना चाहिए था कि ये क्यों आया एक्ट, उसके बारे में मैंने ये आपसे थोड़ा सा संक्षेप में बताया है। अब
बाकी जो उनसी एक्ट होते हैं जैसे पीएमएलए है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, फेमा है, उन सबके अलग अलग एजेंसीज होती हैं, गवर्निंग बॉडीज होती हैं, गवर्निंग ऑफिसेज होते हैं, गवर्निंग कमिश्नरेट होते हैं। तो ब्लैक मनी एक्ट के लिए कोई अलग से सेपरेट एजेंसी नहीं बनाई गई। इसका एम्पावरमेंट जो है वो जो इनकम टैक्स के डायरेक्टर और इनकम टैक्स के कमिश्नर्स थे उन्हीं को ही एम्पावर किया गया। और सेक्शन 116 ऑफ इनकम टैक्स में जो अथॉरिटीज थी उन्हीं को ही एम्पावर किया गया टू रेगुलेट एंड अनेक्ट दिस एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट की प्रोविजंस को अनेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दी गई as per the scheme of this act. अब we know कोई भी एक्ट हम पढ़े, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड है या किसी भी और चीज का है, तो उसमें सेक्शन 2 में उस एक्ट से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस आती हैं। तो ऐसे ही ब्लैक मनी एक्ट में भी सेक्शन 2 में ही सारी डेफिनेशंस दी गई। और साथ में इसमें एक चीज और मेंशन कर दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में कि अगर कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जिसकी डेफिनेशन आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंडर पढ़ने से नहीं मिलती है, तो आप उसकी डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में दी गई होगी वो उसमें मान्य होगी और वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसीडर की जाएगी। तो ये इंटरप्ले दिस वाज द इंटरप्ले बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड एनफोर्समेंट एजेंसी अंडर ब्लैक मनी एक्ट। अब की डेफिनेशंस, हु इज एन एसएससी, what is undisclosed foreign income, what is undisclosed assets lying outside India, what will be the valuation date, what will be the fair market value। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो सी हैं बिसाइड्स अदर डेफिनेशंस, ये जो मेन डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 में जो सी है डिफाइन की गई हैं। एसएससी की डेफिनेशन वही है, लाइक ए पर्सन, फैमिली ग्रुप, कंपनी और फर्म हु लिव्स इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन वही, क्योंकि ये एक्ट सारा का सारा इनकम टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो हम लोग सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं कि ये आदमी रेजिडेंट इंडियन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन है, जो सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन जो सी है एसएससी के लिए यहाँ पे बनाई गई है। इसी तरीके से अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम मींस मनी अर्न्ड अब्रॉड that has not been reported in the income tax returns in India। मैं प्रोफेशनल हूं, मैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाके कोई कंसल्टेंसी देता हूं या कोई उनके एग्रीमेंट्स वेट करता हूं या आर्बिट्रेशन में करता हूं और मेरे को वहां पे कोई फीस मिलती है और मैं अपने रिटर्न के अंदर नहीं शो करता, तो डेट इज ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। इसी तरीके से अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स आउटसाइड इंडिया, मैंने बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर कुछ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई प्रॉपर्टीज खरीद ली, कोई बैंक अकाउंट्स ले लिए, कोई शेयर्स ले लिए या किसी और तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इंडिया में नहीं दिखाया, तो डेट इज कॉल्ड एज अनडिस्क्लोज्ड एसेट लाइंग आउटसाइड इंडिया। फिर वैल्यूएशन डेट, उसकी वैल्यूएशन डेट क्या ली जाएगी, जब भी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, जब भी ये चीज नोटिस में आएगी असेसिंग अथॉरिटी के, उसी साल उसका ओरिजिन माना जाएगा। उसके उसी प्रीवियस ईयर के अंदर जो उसकी वैल्यूएशन बनेगी, वो वैल्यूएशन डेट कौन सी होगी, नॉर्मली लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मान लीजिए आज दिसंबर 2025 के अंदर ऑफिसर के नॉलेज में आती है, तो इसकी वैल्यूएशन डेट मानी जाएगी 31 मार्च 2026। ठीक है जी। तो ये वैल्यूएशन डेट इस तरीके से इसकी निकाली जाएगी। और फेयर मार्केट वैल्यू क्या ली जाएगी, वो रूल 3 के अंदर इसमें फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी, वो इसके अंदर सारी की सारी आगे चल के हम अभी समझेंगे। अब की डेफिनेशन, असेसी कौन है? असेसी इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज, फर्म्स एंड अदर एंटिटीज हु आर रेजिडेंट्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सेक्शन 6 में जैसे मैंने आपको बताया जो डेफिनेशन दी हुई है, बेसिक कंडीशन वही है सेम, कि जो आदमी पिछले साल में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में था या उससे ज्यादा इंडिया में था, वो रेजिडेंट माना जाएगा। या पिछले साल में 60 दिन था और उससे पिछले 4 सालों में वो 365 दिन इंडिया में था, तो वो रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा। इस डेफिनेशन के अंदर 2019 में अमेंडमेंट भी आई, वो मैं थोड़ा सा भी आगे चल के बताऊंगा कि वो अमेंडमेंट लाने के पीछे क्या लेजिस्लेचर की इंटेंशन है और वो अमेंडमेंट लाना क्यों जरूरी हुआ। अब
अनडिस्क्लोज एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अनडिस्क्लोज एसेट्स जो कि हेल्ड बाय एनी एसएससी इन हिज नेम, जो बाहर पड़ी हुई है, और जिसका वो बेनिफिट या तो उसके नाम से या वो उसका बेनिफिशियल ओनर है, कि मेरे नाम से नहीं है आज वो एसेट, लेकिन कल को उसका बेनिफिट जो उनसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मेरे पास आएगा, ये चीज प्रूव हो जाती है, तो आई बिकम ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। नाउ अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट, इसके अंदर वो इनकम जो सी हैं जो बाहर मैंने कमाई, बाहर इंडिया से बाहर जाके अर्न की, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने जो सा है उस इनकम को अपने रिटर्न में नहीं शो किया, तो वो इनकम वहीं पड़ी हुई है। इसमें एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है जो कि पीछे इसमें दिया भी गया है एग्जांपल्स में इसके, कि एक डॉक्टर जिसका फॉरेन में स्विस बैंक में भी अकाउंट था, वो किसी फॉरेन कंट्री में जाता है और वहां पे जाके किसी पेशेंट की सर्जरी करता है। वो पेशेंट उस डॉक्टर को फीस जो सी है लेट्स से $1000, वो उसने उनको उनके स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दी। अब वो इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया हुई, और वो पड़ी भी कहाँ हुई है, पार्क्ड आउटसाइड इंडिया, और वो उस आदमी की ड्यूटी थी इंडिया में दिखाने की डॉक्टर की, क्योंकि वो इंडियन रेजिडेंट था, लेकिन उसने उसको नहीं दिखाया। बट 2015 के एक्ट आने से पहले उस आदमी ने जो स्विस बैंक में उसका वो पैसा पड़ा हुआ था, जो उसकी उस इनकम से जमा हुआ था, वो उसने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, और उस दिन उसके बैंक अकाउंट के अंदर वो बैलेंस 0 हो गया। अब ये इनकम जो सी थी वो टैक्स नहीं की जा सकी, क्योंकि एक तो ये इस एक्ट के आने से पहले हुई थी, और प्लस वो इनकम आज की डेट में वहां पड़ी नहीं। इस एक्ट से आने से पहले की इनकम 2007-8 की इनकम थी, लेकिन वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ही पड़ा रह गया 2015 के बाद भी। तो ये जोन सी है मेरी अनडिस्क्लोज एसेट बन गई। अच्छा, ये एक्ट जोन सा है, इसमें अनेक्टमेंट जोन सी 2015 की है, लेकिन इसका जो चार्जिंग सेक्शन है हम अभी आगे चल के बताते हैं, उसके ऊपर मैं तभी डिस्कशन करूंगा, अभी ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। और ये जो एसेट और इनकम की जो सी वैल्यूएशन और डिटरमिन कैसे की जाएगी, वो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो है वो हमारे को बताता है कि सेक्शन 4 में कैसे उस कौन कौन सी इनकम जाएंगी, और सेक्शन 5 में कैसे उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाई जाएगी। अब चार्जिंग सेक्शन जो मैं आपसे कह रहा था, कि ये चार्जिंग सेक्शन जो सा है ये कहता है कि this act will be applicable on every assessee for every assessment year commencing on or after first day of April 2016। अब कायदे से ये 1 अप्रैल 2016 से एक्ट लगना था, बट मोदी जी ने एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम निकाली कि आप लोग के पास जितना भी पैसा फॉरेन कंट्रीज में पड़ा हुआ है वो आप सारा का सारा डिक्लेयर कर दे, तो मैं उसके ऊपर आपको इम्यूनिटी देता हूं, मैं कोई पेनल्टी नहीं लगूंगा और इतने % टैक्स लूंगा। उस स्कीम को कामयाब करने के लिए स्पेशल ऑर्डर से इस एक्ट को एप्लीकेबल किया गया 1 जुलाई 2015 से, जबकि ये एक्ट जो है वो ओरिजिनली जो सा है पार्लियामेंट में पेश हुआ था 11 मई 2015 को, और प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिला था 26 मई 2015 को, जिसमें सेक्शन 3 में जो ये यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, इसकी एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2016 से थी, लेकिन स्पेशल ऑर्डिनेंस से इसको जो सा है 1 जुलाई 2015 से एप्लीकेबल किया गया, और उसके साथ ही इमीडिएटली वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आ गई फॉर फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम्स। तो ये इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड थी। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इस एक्ट में जो भी पैसा है, चाहे वो कभी भी कमाया हो मैंने, और वो पैसा मेरा बाहर पड़ा हुआ है, या मैंने कोई एसेट कभी भी खरीदी हो, जिस दिन असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में आएगा मेरी जुरिस्डिक्शन उस दिन से शुरू होगी, ना कि जिस दिन मैंने उसको परचेज किया था। 2007-8 में मैंने कोई एसेट परचेज कर ली थी और मैंने उसको अपने रिटर्न्स के अंदर कभी शो नहीं किया आज तक, और ऑफिसर को 2016 के अंदर पता चला या 2024 में पता चला, तो उसकी जुरिस्डिक्शन 2024 से शुरू हो जाएगी, और 2024 से सारी बीएमए की प्रोविजन इस एक्ट की शुरू हो जाएगी। तो इट इज एन एंडलेस एक्ट। और फिर सबसे बड़ी चीज क्या है
कि इसके अंदर वैल्यू भी जो सी है वो ली जाएगी इसी प्रीवियस ईयर की, ना कि जब मैंने परचेज की थी। तो ये रियल इनकम के कंसेप्ट से बहुत दूर जाता है। ये एक्ट जो है बड़ा रिग्रेस है, और इसके अंदर मतलब बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो कि लगता है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, बट जो एक्ट है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मेक द कंप्लेंट्स अकॉर्डिंगली। तो इसके अंदर जो सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2007-8 में मान लीजिएगा कोई एसेट मैंने परचेज की थी, और वो 2007-8 से जो सी है आज उसकी वैल्यू, 2007-8 में मैंने 10 लाख की एसेट परचेज की थी, और वो पैसा मैंने कहां से भेजा, इंडिया में जो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा था। वो पैसा कौन सा पड़ा था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर चुका था, मेरी हार्ड अर्न्ड मनी थी, मेरी टैक्स पेड मनी थी। मैंने उस पैसे को बाहर भेजा, और 2007-8 में मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, और अपने रिटर्न फॉर्म्स के अंदर मैंने उसको कभी दिखाया ही नहीं। गलती मैंने क्या की कि मैंने उसको अपने जो एफए का शेड्यूल था और एफएसआई का शेड्यूल था उसके अंदर उसको कभी मेंशन नहीं किया, चाहे वो मेरी व्हाइट मनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट थी। आज जब ऑफिसर को पता चलेगा तो उसकी वैल्यूएशन आज डिटरमाइन की जाएगी। आज उसकी वैल्यूएशन लेट से बढ़ के 10 करोड़ हो गई है, तो 10 लाख पे सिर्फ टैक्स नहीं लगेगा, 10 करोड़ पे लगेगा। और कितना लगेगा, फ्लैट 30%। इसमें टैक्स रेट जो सा है वो फ्लैट 30% है। ये एक जो सी है आप चीज सब नोट कर ले कि एक तो इसकी एंडलेस जुरिस्डिक्शन है, और प्लस इसमें टैक्स रेट फ्लैट 30% लगेगा। अब सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, अब हम सेक्शन 4 पे आ रहे हैं जी। तो वो इनकम जो इंडिया से बाहर थी या एसेट्स इंडिया से बाहर थी, और मैंने अपने रिटर्न जो से सेक्शन 139 के हिसाब से फाइल कर दी, लेकिन उसके अंदर मैंने उन एसेट्स को शो नहीं किया, तो वो उस सब के ऊपर मेरी जो सी है दे विल बी ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम्स, और उसके ऊपर सेक्शन 4 के हिसाब से मेरी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। या मैंने सेक्शन 139(4) के हिसाब से रिटर्न ही नहीं कभी फाइल की, और मेरे पास वो इनकम्स बाहर से जो आ रही है वो आ रही है, उसका एविडेंस उनके पास है, तो उसके ऊपर सेक्शन 4 के हिसाब से इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। देन जो भाई साहब, ये सबसे बड़ी चीज जरूरी क्या है हम लोगों को जानना। बहुत लोग सोचेंगे कि जब ये इंडियन इनकम के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर इतना टाइम क्यों खराब करूं, क्यों पढ़ूं। वजह यह है सर कि अब इस समय बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एआई के थ्रू और बाकी और सब चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कंट्रीज के बीच में बहुत जल्दी ट्रांसफर हो रही है। इसीलिए 27 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ने नज इशू किया, सीबीडीटी लॉन्चेस सेकंड नज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन वॉलंटरी कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एसेट्स। फर्स्ट नज जो सा था वो 17 नवंबर 2024 को किया था इशू। जब उन्होंने ये नोटिस नज इशू किया था तो उस नज इशू होने के बाद जिन लोगों के पैसे बाहर थे या जिनकी इनकम्स बाहर थी उसमें से इसमें मेंशन किया गया है कि 24,678 टैक्स पेयर्स ने वॉलंटरली अपनी इनकम्स को रिवाइज किया और उसके अंदर सारी एसेट्स डिक्लेयर की और इनकम्स डिक्लेयर की। कितने की फॉरेन एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹29,208 करोड़। और फॉरेन एसेट्स और ये तो फॉरेन एसेट्स की वैल्यू थी, और उसके ऊपर फॉरेन इनकम्स कितने की थी 1089.88 करोड़। तो ये गवर्नमेंट को जब लोगों ने नज इशू करने के बाद वॉलंटरी कंप्लेंट्स किया तो उससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। अब उन्होंने दोबारा सेकंड नज इशू किया है 27 नवंबर 2025 को। जी, इनके पास इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन आने के बाद ये नज इशू करते हैं, और उसके बाद ये उन स्पेशल असेसीज को जिसके बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन आई होती है उनको ये इंटीमेशन भेजते हैं कि आप अपनी रिटर्न्स को रिवाइज कर ले, तो हम आपके ऊपर कोई पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन नहीं लॉन्च करेंगे। तो ये जो है 28 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल हुआ है सेकेंड नज, जो कि 31 दिसंबर तक रहेगा। तो अगर आपके नॉलेज में कोई भी आपका क्लाइंट आता है या उसका कोई रिलेटिव है या उसका कोई जानने वाला है, मित्र है, तो आप उन सबको कह सकते हैं कि भैया इसको लाइटली मत लो, क्योंकि इसकी प्रोविजंस बड़ी हार्श है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितनी हार्श प्रोविजन है इस एक्ट की। सिर्फ 30% टैक्स से जान नहीं छूट रही है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ पेनल्टीज कितनी है और प्रोसिक्यूशन कितना हैवी है इसके अंदर।
तो बीच में मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम इतना टाइम उस एक्ट को क्यों पढ़ें और समझें और टाइम खराब करें। तो इस समय ये हॉट टॉपिक है क्योंकि इस समय ये नज जोन सा है, उसकी इंटीमेशन जारी है और आप लोगों को हो सकता है अगर 4 क्लाइंट्स भी मिल जाए, 1 क्लाइंट भी मिल जाए, तो दैट इज ए बेनिफिशियल फॉर योर प्रैक्टिस आल्सो। तो द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर ये हो गया। अब जिस समय भी ऑफिसर बीएमए के मैटर के अंदर मेरी असेसमेंट कर रहा होगा, अब वो सिर्फ बीएमए से रिलेटेड तो नहीं करेगा, उस समय तो वो मेरी टोटल पूरे साल की जितनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है वो भी मांगेगा, इंडियन इनकम भी और फॉरेन इनकम भी, मेरी सारी एसेट्स की भी डिटेल मांगेगा, मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या बैलेंस शीट भी मांगेगा, और मेरा बैंक अकाउंट भी मांगेगा, और अगर मेरे फॉरेन में बैंक अकाउंट्स हैं तो उसकी कॉपीज भी मांगेगा। तो उन सबको वो बैठ के जो सा है कंसीडर करेगा। अब उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ा आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि बीएमए एक्ट के प्रोविजंस, उसकी पेनल्टीज, उसका प्रोसिक्यूशन सीमित है वहां तक जहां तक कि वो पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी एसेट की वैल्यू में या फॉरेन इनकम में उनको मिलती है जो कि इंडिया से बाहर है और अनडिस्क्लोज्ड है, वहां तक तो बीएमए एक्ट की वो प्रोविजंस लगाएंगे। बाकी जो इंडियन इनकम्स है मेरी, उसके ऊपर उनको सारी की सारी मेरे को डिडक्शंस सब देनी है, सेक्शन 29 से 43C तक, सेक्शन 57 से 59 की, 92C में जो मेरा है उसकी सारी की सारी करते हुए उनको आर्म लेंथ प्राइस वाला सारी लेते हुए मेरी इनकम को असेस करना है। और उस पर जो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी उनको मिलती है, कोई मैंने डिडक्शन गलत की हुई है, कोई एक्सपेंसेस गलत किए हुए हैं, कोई मेरे सेक्शन 68 की वायलेशन है, तो उसके ऊपर वो मेरा सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं, ना कि ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये चीज आपकी नॉलेज में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वो लगा रहे होते हैं तो आपको उसी समय अपना ऑब्जेक्शन उनको फाइल करना है कि आप ये गलत कर रहे हैं, जिससे कि आपको बाद में एपलेट स्टेज के ऊपर दिक्कत ना आए। अब टैक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है इसमें सेक्शन 5 में? भाई साहब, इसके अंदर आप इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से अपने रोज अपने क्लाइंट्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं। जितनी सेल होती है उसमें से जो एक्सपेंसेस होते हैं, परचेजेस होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फिर उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। बट बीएमए के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है। मैंने आपसे पहले बताया था कि ये रियल इनकम से बहुत दूर है। इसमें जितना भी क्रेडिट आ रहा है, अगर मेरी कोई कंपनी है हांगकांग के अंदर और उसके अंदर मेरे लेजर क्रेडिट मतलब जो मेरी सेल्स आ रही है, लेट से वो आ रही है $50,000, तो उस $50,000 के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, ना कि उसमें से परचेज या बाकी एक्सपेंसेस माइनस करके लगेगा। जो मेरा बैंक अकाउंट है, मान लीजिए मेरा बैंक सिंगापुर में किसी बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर जितना डिपॉजिट है वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि उसके अंदर से जो विड्रॉल्स हो रही है वो माइनस करके। मान लीजिएगा कि मैंने एक पर्टिकुलर डेट को उसके अंदर 50 लाख रुपए जमा करवाए और अगली डेट को मैंने उसमें से 30 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, उस 30 लाख में से फिर वापस 20 लाख जमा करा दिए, तो ये मेरे को उस 30 लाख की विड्रॉल की डिडक्शन नहीं देंगे, ये 50 को भी गिनेंगे, 20 को भी गिनेंगे, तो 70 के ऊपर मेरे ऊपर टैक्स लगाएंगे। और कितना टैक्स लगाएंगे? 30%। जितनी मेरी क्रेडिट एंट्रीज है उसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। सेक्शन 5 में ये चीज बड़ी क्लियरली मेंशन है। और अगर कोई इनकम पिछले सालों में हुई, जैसे मैंने बताया 2007-8 में इनकम हुई थी मेरी, वो अभी तक बैंक के अंदर पड़ी हुई थी, आज वो 2025 के अंदर जो उनसे इनकम टैक्स ऑफिसर की नॉलेज में आती है, तो इसी प्रीवियस ईयर के अंदर 2007-8 की इनकम भी जो सी है उसको भी आज ही ऐड किया जाएगा। तो इस चीज के अंदर आपको बड़ा ध्यान से आगे चलना है। और वैल्यूएशन जो सी मैंने आपको बताया कि रूल 3 के हिसाब से है, वो क्या है कि जो बैंक बैलेंसेस है वो तो बैंक में जो आ रहा है वही बैलेंस लिया जाएगा, जो शेयर्स की वैल्यू है वो शेयर की मार्केट वैल्यू ली जाएगी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यूएशन इनकम जो हमारा ऑफिसर होगा असेसिंग अथॉरिटी, वो डिपार्टमेंटल वैल्यू से उसकी वैल्यू निकलवाएगा, जो वैल्यूएशन आएगी वो पूरी की पूरी टैक्स की जाएगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने इनकम मतलब एसेट खरीदी थी 2007-8 में 10 लाख रुपए की, और व्हाइट मनी से खरीदी थी, अपनी टैक्स पेड मनी से खरीदी थी, अपने बैंक के बैलेंस से यहां से पेमेंट रिमिट की थी, लेकिन अपने रिटर्नों में नहीं दिखा रहा था।
तो इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा 30%। तो वो पूरा का पूरा आज की जो वैल्यूएशन है उस पर लगाया जाएगा, ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ परचेज के ऊपर लगाया जाएगा। नाउ ये तो था सारा का सारा असेसमेंट का। बीच में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी 2019 में, वो आई थी कि हु इज एन एसएससी, हु इज एन एसएससी, इस डेफिनेशन के अंदर अमेंडमेंट की गई। तो इसमें यह था कि वही एसएससी होगा जो रेजिडेंट इंडियन होगा। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट के ऊपर ये लॉ नहीं लगता। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक बात है। अब हुआ क्या, जब ये एक्ट आ गया तो बहुत लोगों ने इमीडिएटली फॉरेन में अपने आप को परमानेंट माइग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, बाहर जाने, इंडिया छोड़ के भागना शुरू हो गए। जब इंडिया छोड़ के भागना शुरू हो गए और जब तक गवर्नमेंट को पता चला तब तक उन्होंने देखा कि ये आदमी तो नॉन रेजिडेंट बन गया है, बट जब वो एसेट परचेज हुई थी उस दिन वो रेजिडेंट इंडियन था। तो भाई इसका क्या करें, इसने टैक्स तो इस पे पे नहीं किया, उस समय तो ये इंडियन रेजिडेंट था। तो इस एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट की गई डेफिनेशन के अंदर इसकी, कि जो भी एसेट जिस दिन उसने परचेज की थी उस दिन का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। अगर उस दिन उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट इंडियन था तो चाहे वो आज नॉन रेजिडेंट इंडियन हो चुका है, उसकी असेसमेंट एज ए रेजिडेंट इंडियन ही की जाएगी। तो ये अमेंडमेंट 2019 में आई थी, तो इस चीज को भी आपको बड़े ध्यान से नोट करके रखना है। तो ये था सारा का सारा इसका टैक्सेशन के ऊपर। नाउ आई एम कमिंग टू द पेनल्टीज। सेक्शन 41, इसमें जो जैसे हम इनकम टैक्स की हमारी असेसमेंट होती है वो होती है सेक्शन 143(3) में स्क्रूटनी की असेसमेंट होती है, या 143(1) में रेगुलर असेसमेंट होती है। इसमें जो असेसमेंट होती है वो होती है सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 में जब असेसमेंट ऑर्डर पास होता है उसमें जो भी मेरे ऊपर टैक्स डिटरमाइन हुआ, लेट से कि उसके अंदर मेरा 50 लाख रुपए का टैक्स डिटरमाइन हो गया, तो पेनल्टी सेक्शन 41 में कितनी लगेगी? 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स अमाउंट। तो 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स अमाउंट मतलब 50 लाख था तो 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये सेक्शन 41 के अंदर है और इसके अंदर ये पेनल्टी लगा देते हैं इमीडिएटली। नेक्स्ट पेनल्टी है मेरी सेक्शन 42 में, फेल्स टू फर्निश द रिटर्न ऑफ एसेट्स, पेनल्टी इक्वल टू 10 लाख रुपीज। कि मैंने अपनी जो है रिटर्न ही नहीं फाइल की और मैंने मेरे पास फॉरेन एसेट्स भी थे, फॉरेन इनकम्स भी थी, तो मेरे को जो ऊपर टैक्स डिटरमाइन होगा वो तो लगेगी पेनल्टी। उसके अलावा 10 लाख रुपए की, क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं फाइल की थी, उसकी पेनल्टी अलग से सेक्शन 42 की लगेगी। और फिर मैंने रिटर्न तो फाइल कर दी थी बट उसके अंदर अपनी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम्स को इनएक्यूरेटली दिखाया था या दिखाना भूल गया था, तो उस केस के अंदर भी 10 लाख की पेनल्टी लगेगी, वो लगेगी सेक्शन 43 में। इसमें एक छोटी सी रायत दी गई कि अगर किसी एसएससी का सिर्फ एक बैंक अकाउंट ही था बाहर और उसके अंदर बैलेंस ही 5 लाख या 5 लाख से कम था, तो फिर ये पेनल्टी जो सी है 42 और 43 की नहीं लगेगी। फिर 2024 में एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें इस वैल्यू को एनहांस करके 20 लाख कर दिया गया है कि अब अगर कोई मेरी फॉरेन में कोई एसेट्स पड़ी हैं, मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल नहीं, इमूवेबल चाहे 1 रुपए की भी है तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन अगर कोई मेरी मूवेबल एसेट्स है, पहले था बैंक अकाउंट, अब जो नया नोटिफिकेशन आया उसके अंदर 20 लाख की मूवेबल एसेट्स कर दी, जिसमें बैंक भी हो गए, जिसके अंदर शेयर्स भी हो गए, किसी और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी, किसी कंपनी के मैंने और कोई लोन्स दिए हुए हैं वहां पे वो हो गए, या कहीं और मैं बेनिफिशियल ओनर हूं वो उसके अमाउंट हो गया। तो वो सब चीजें जो सी हैं अगर 20 लाख से कम पे है तो उसके ऊपर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी सेक्शन 42 या 43 की नहीं लगेगी। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो तब मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, चाहे वो 20 लाख से कम भी। नेक्स्ट सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहता है? जैसे हमारे को इनकम टैक्स में 156 का नोटिस मिलता है, नोटिस ऑफ डिमांड, वैसे ही सेक्शन 40 जब 10 में असेसमेंट होती है उसके साथ हमारे को नोटिस ऑफ डिमांड मिलता है ब्लैक मनी एक्ट का, कि आपको इतना पैसा जमा कराना है और विद इन सो मेनी डेज जमा कराना है। जब वो डेट जो उसमें मेंशन होती है वो उसकी एक्सपायरी हो जाती है और हम तब तक टैक्स नहीं जमा कराते हैं, तो हमारा नाम क्या हो जाता है? असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उस केस के अंदर जितने का टैक्स था
उतने की पेनल्टी इक्विवेलेंट टू डेट अमाउंट सेक्शन 44 के अंदर पेनल्टी लगेगी। यहीं तक सिर्फ बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास बैंक में बैलेंस नहीं था, लेकिन मैं पे करना चाहता था और चाहता हूं, और मेरे पास उस डेट के बाद पैसा आ गया, मैंने इमीडिएटली वो पैसा जमा कर दिया। लेकिन इनकी नॉलेज में आ गया कि मैंने वो पैसा जमा किया जब मैं ऑलरेडी एज पर सेक्शन 44 असेसी इन डिफॉल्ट बन चुका हूं, तो तब भी ये पेनल्टी इक्विवेलेंट टू डेट अमाउंट लगेगी, मेरे को उसकी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ फायदा क्या होगा कि मेरा इंटरेस्ट का मीटर रुक जाएगा, पर पेनल्टी जो उनसे इक्विवेलेंट टू डेट अमाउंट, उसके लिए मैं कोर्ट्स में जाकर लड़ाई करता रहूं, अपना वो नेचुरल जस्टिस का दिखाऊं कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी टेंशन थी, वहां मेरे को हेल्प मिल जाएगी। बट एज फार एज अथॉरिटीज आर कंसर्न, ये तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा देती हैं और लगा देंगी। इसके बाद सेक्शन 45 आता है कि मैंने प्रोसीडिंग्स के दौरान या तो अटेंड ही नहीं की प्रोसीडिंग्स, या मैंने प्रोसीडिंग्स जो सी हैं उसके अंदर इनएक्यूरेट जवाब दिए, स्टेटमेंट्स गलत दी हैं, या साइन करने से मना कर दिया है, तो उस केस के अंदर मेरे को मिनिमम पेनल्टी 50,000 की और मैक्सिमम 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये तो इसके अंदर सेक्शन 41 से सेक्शन 45 तक पेनल्टी के प्रोविजंस। अब आते हैं हम सजा पे। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के सेक्शन जो उनसे हैं वो सेक्शन 49 से 53 तक। जी, पेनल्टी के अलावा मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट हो जाता है। सेक्शन 49 सबसे पहला है कि मैंने अपने रिटर्न ही नहीं फाइल की थी, जिसमें मेरी फॉरेन इनकम्स और फॉरेन एसेट्स मेरे को डिक्लेयर करनी थी, तो मेरे को मिनिमम 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। फिर सेक्शन 50 कि मैंने अपनी रिटर्न जो सी है वो फाइल कर दी थी, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन गलत भरी थी, तब भी वो 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स की हो जाती है। 51 कहता है विलफुल अटेम्प्ट, कि मेरे को जानबूझ के, मेरा मेंसिया ही प्रूव हो जाता है कि मैंने टैक्स देना ही नहीं था, कोई ऐसा इवेजन करने जा रहा था, वो गवर्नमेंट प्रूव कर देती है, ऑफिसर प्रूव कर देता है, तो पेनल्टी सॉरी प्रोसिक्यूशन मिनिमम 3 ईयर्स का और मैक्सिमम 10 ईयर्स का होगा। या मैंने कोई फॉल्स स्टेटमेंट वेरीफाई कर दिया तो 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स की होगी। इसी तरीके से सेक्शन 53 है कि मैंने अगर ये पाया जाता हूं कि मैंने किसी को गलत सलाह दे दी, एज एन प्रोफेशनल मैंने अपने क्लाइंट को गलत राय दे दी, और ये प्रूव हो जाता है कि आई एम पार्टी टू अबेटमेंट और इंड्यूसमेंट फॉर फाइलिंग द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू टैक्स पेमेंट अंडर दिस एक्ट, तो उस केस के अंदर मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन की प्रोविजंस आ जाएंगी सेक्शन 53 के अंदर 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स की। तो इसलिए कभी भी किसी को जब भी आप सलाह दे रहे हो, स्पेशली जब ब्लैक मनी का मैटर डील कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी क्लियर, राइटिंग में उसको ओपिनियन दे कि आपको ये करना ये नहीं करना, मेल के थ्रू कीजिएगा, किसी भी तरीके से आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आनी चाहिए बीच में। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट बीच में आती है, जैसे अब जीएसटी में पीएमएलए में भी हो रहा है, उसमें भी सीएस के ऊपर और प्रोफेशनल्स के ऊपर काफी गाज गिर रही है, कि उनकी जब वहां पे भी प्रूव हो जाता है कि दे आर पार्टी टू क्राइम, दे हैव अबेटेड, दे हैव इंड्यूस्ड, तो वहां पे पीएमएलए के अंदर भी चार्जिंग सेक्शन जो उनसे है वो प्रोफेशनल्स के ऊपर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से ब्लैक मनी एक्ट में भी सेक्शन 53 जो उनसा है ये बहुत डेंजरस है, इसके ऊपर जो उनसा है आपको ध्यान से पूरा मतलब ध्यान रख के काम करना है। नाउ विल बी कमिंग टू द प्रोसीजर ऑफ इट। इसकी कोई सेपरेट रिटर्न पर से नहीं है, कि ब्लैक मनी एक्ट की कोई सेपरेट रिटर्न नहीं है। जो आपकी रेगुलर रिटर्न है उसी में फिक्स एसेट्स का, फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल है, और फॉरेन स्टेटमेंट ऑफ इनकम का शेड्यूल है एफएसआई, उसको आपको भरना है। अगर आपने दोनों में से एक भी गलत भर दिया, आपको दोनों भरने हैं। अगर आपकी इनकम है तो एफएसआई के अंदर लिखनी है, अगर आपका कोई वहां पे फॉरेन में किसी जगह पे इंटरेस्ट है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट में 0 लिखोगे, लेकिन आप उसके अंदर मान लीजिए किसी जगह पे आप कहीं पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से किसी कंपनी के अंदर आप ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिए जाते हो, आपको डायरेक्टर बना दिया जाता है, आपने शेयर होल्डिंग तो उसकी 1 रुपए की भी नहीं ली हुई है, पर आप पेपर्स पे डायरेक्टर है या पेपर्स पे आप मैनेजर हैं, तो आप उस केस के अंदर आपको वो सब चीजें बड़ी प्रॉपर्ली अपने रिटर्न के अंदर शो करनी है, एफ शेड्यूल में और एफएसआई शेड्यूल के अंदर। अब असेसमेंट बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर,
यस, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 116 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जितने भी अथॉरिटीज डेजिग्नेट की गई हैं वही सेम ऑफिसर्स को एम्पावर किया गया है टू डू द ब्लैक मनी एक्ट। यस, मेरा जुरिसडिक्शनल वार्ड ऑफिसर और ब्लैक मनी की असेसमेंट करने वाला ऑफिसर डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी के केसेस, जैसे दिल्ली की बात करूं मैं अगर, तो एक अलेक्सा ऑफिस बना हुआ है सिविक सेंटर में सी ब्लॉक के अंदर, जिसमें कि अलग एडिशनल कमिश्नर्स और वो सारे हैं, जिस समय भी ब्लैक मनी के नोटिसेस आते हैं असेसमेंट के या उससे पहले की इंक्वायरी के, तो वो वहीं से आते हैं और वो असेसमेंट फिर वहीं होती है। वहां असेसमेंट होने के बाद फिर हमारी फाइल जो सी है हमारे जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को ट्रांसफर कर दी जाती है। नॉर्मली ये सारे केसेस बाद में सेंट्रल सर्कल में ही जाते हैं। तो ये डेजिग्नेटेड असेसमेंट ऑफिसर्स हो गए। फिर अपील्स टू सीआईटी अपील। यस, एपलेट प्रोसीजर सारा वही है जो इनकम टैक्स में है। पहली अपील सीआईटी अपील को, दूसरी अपील आईटीएटी को, तीसरी अपील जो सी है वो हाई कोर्ट को, चौथी फाइनल अपील जो सी मेरी सुप्रीम कोर्ट को है। अब नॉर्मल इनकम टैक्स के केस के अंदर अगर मेरी डिमांड निकलती है तो मेरे को सीबीडीटी के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली 20% टैक्स जमा कराना है डिस्प्यूटेड टैक्स का, और 80% के लिए स्टे एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो कि मेरा राइट भी और मुझे मिल भी जाता है। और अगर वो रिकवरी करते हैं तो मैं उसके अगेंस्ट जाके उनसे वो पैसा वापस ले सकता हूँ। कमिश्नर को लिख के, अगर कमिश्नर नहीं देता तो हाईकोर्ट में जाकर रिट पिटीशन डाल के ले सकता हूँ। बट ब्लैक मनी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन स्टे का नहीं। यहां जितने की डिमांड निकलेगी ऑफिसर की मर्जी है, कमिश्नर की मर्जी है, वो इंस्टॉलमेंट्स कर दे, स्टे दे दे ना दे, बट आपका एज ए मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ एनी नोटिफिकेशन आपको कोई स्टे ग्रांट नहीं था। अब नेक्स्ट, पेनल्टीज। जैसे ही असेसमेंट होती है उसके साथ पेनल्टी का नोटिस भी इश्यू हो जाता है। इनकम टैक्स में जब पेनल्टी का नोटिस होता है और हमने अपील फाइल कर दी होती है तो हम सिंपली फॉर्म 35 की कॉपी लगाते हैं और साथ एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि प्लीज कीप माई पेनल्टी प्रोसीडिंग इन अबेयंस टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। यही करते हैं हम लोग। तो ऐसा प्रोविजन ब्लैक मनी एक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट में लिखा है कि जिस दिन उसने नोटिस इशू किया पेनल्टी का, प्रोसीडिंग्स का, उसके विद इन 1 ईयर उसको पेनल्टी को या तो ड्रॉप करना है या उसको लगानी है। तो इसलिए उसको एक्ट, उसको प्रोविजन को अबेयंस में रखने की पावर नहीं है। तो इसलिए आप चाहे एप्लीकेशन दें या ना दें, वो तो आपकी प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं, नोटिस आपको भेज देते हैं और उसके बाद आपकी पेनल्टी कंफर्म कर देते हैं। तो अब लास्ट आ रहा है नो रीओपनिंग अंडर सेक्शन 147। इतना सब कुछ सुनने के बाद कि 30% टैक्स भी है, 90% पेनल्टी भी है, सेक्शन 42, 43 की 10-10 लाख की पेनल्टी भी है और उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी है, एक छोटी सी चीज दिखती है नो रीओपनिंग अंडर सेक्शन 147। आदमी खुश होता है कि यार कोई तो अच्छी बात दिखी। सर, ये जानबूझ के डाला गया नो रीओपनिंग अंडर सेक्शन 47। पूछिए क्यों? क्योंकि 147 में आपको पता ही है 50 लाख से कम की वैल्यू की इनकम है तो आपकी समय सीमा 3 साल की है, और अगर 50 लाख से ज्यादा की इनकम है तो समय सीमा 6 साल की है। इससे ऊपर तो नहीं है ना जी। तो यहां पे तो अनलिमिटेड है। अगर ये 147 की प्रोविजंस को यहां पे साथ ले आएंगे तो उस केस के अंदर इनको बाइंडिंग हो जाएगी, ये 6 साल से पुराने केस खोल नहीं पाएंगे। यहां पे तो जिस दिन ऑफिसर को पता चला उसकी जुरिसडिक्शन उसी दिन शुरू होती है, चाहे वो एसेट 2 साल पुरानी है या वो एसेट 20 साल पुरानी है। तो इसलिए जो सा है इसके अंदर रीओपनिंग जो है कोई भी नहीं होगी 147 के अंदर। उसके पीछे ये लेजिस्लेचर की इंटेंशन है। नाउ वी आर कमिंग टू द केस स्टडीज। तो यहां तक सब चीज क्लियर हो चुकी है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मैं आगे उसको पहले क्लियर कर दूं, फिर केस स्टडी पे चले। किसी को सवाल इस संबंध में जहां तक सर ने पढ़ाया है? सर, मैं इसमें एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, जो अभी आपने बताया कि फॉरेन में जो भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा हमारे अकाउंट में वो हाँ टोटल जी, काउंट होगा, हाँ लेकिन जी, सर उसमें जो इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे, मान सपोज कीजिए मैंने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वहां खोल रखा, वहां पे हाँ जी,
उसको चलाने के लिए मैंने आइटम भी परचेज किया, परचेज करके मैं उसको सेल कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। उस पे जो बैंक अकाउंट में हमारे अमाउंट आ रहा है, ये टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। ये कहाँ का जस्टिस है? दूसरी चीज एक सर सर यही ये तो है कि मैंने आपसे बोला है, मैंने आपको यही चीज सबसे पहले बोली है कि ये जो सा है, इसका टैक्स मैकेनिज्म बहुत अजीब है, रियल इनकम के कंसेप्ट से बहुत दूर है। ये यहाँ पे किसी किस्म की हमें कोई भी एग्जेम्पशन, कोई डिडक्शन नहीं देते। ये सिर्फ रिसिप्ट को जो सा है वो टैक्स करते हैं। दूसरी चीज सर ये है कि सपोज कीजिए मैं किसी के लिए इंडिया से बैठ के किसी थर्ड पर्सन का काम कर रहा हूँ, हाँ और जी। उसका डिपार्टमेंटल स्टोर या कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कुछ करा रहा हूँ, उसमें हमारी क्या लाइबिलिटी बनी अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है या वो नहीं करता है, तो उसमें देखिए हमारी सर, ऐसा है कि आपको, आप जैसे मेरे को मालूम नहीं आप लोग अपने इनवाइसेस जो इशू करते हैं उसमें ये लाइन ऐड करते हैं या नहीं करते। मैं अगर अपना कोई इनवाइस इशू करता हूं तो मैं उसमें क्लियरली लिख देता हूं कि आई एम एन एडवोकेट, नॉट लायबल टू चार्ज एनी जीएसटी, बट यू आर लायबल टू डिपॉजिट द जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन। तो ये एक लाइन नीचे लिख देते हैं। ऐसे ही आपने जो ओपिनियन उसको देना है उसमें नीचे मेंशन कर देना है कि whenever you make investment, you are advised to show this investment in your income tax return in FA schedule। आपका ओनस खत्म हो गया, वो नहीं दिखाता उसकी मर्जी। आप जिस समय रिटर्न उसकी फाइल कर रहे हैं उस समय जब आप उसको रिक्विजिशन देते हैं कोई कि मेरे को ये पेपर्स भेजिएगा, उसके अंदर भी मेंशन कर दीजिएगा प्लीज गिव मी डिटेल्स ऑफ योर फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम्स, प्लीज गिव मी डिटेल्स ऑफ योर फॉरेन बैंक अकाउंट्स। इस तरह हम मैनेज कर रहे हैं उसको, फॉरेन ट्रेड को मैं यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ उसके बिहाफ में, उस मैनेज कंडीशन कर रहे हैं तो फिर तो आप ही हो गए ना सर। फिर तो अगर वो तो फिर वही आ गया ना उसमें, अबेटमेंट और इंड्यूसमेंट में, फिर आप नहीं बच सकते। अगर आप मैनेज भी उसका सब कुछ कर रहे हैं तो फिर सेक्शन 53 बड़ा क्लियर आ जाता है आपका, इफ ए पर्सन अबेट्स इंड्यूसेस एनी अदर पर्सन टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू, क्योंकि अगर आप ही मैनेज कर रहे हैं तो जो उसके अंदर मिस्टेक हुई है, जो फॉल्स स्टेटमेंट हुई है वो आपने की, वो उसने नहीं की है, वो उल्टा इम्यूनिटी ले लेगा, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। राकेश सर, ये जो फॉरेन अकाउंट मान लीजिए है किसी के बैंक अकाउंट है, हाँ जी वो सर कहाँ है रिटर्न में, कहाँ पे शो करने पड़ेंगे? सर, उसमें एफए शेड्यूल है रिटर्न फॉर्म के अंदर, उसमें शो करना है। इवन की फॉर एग्जाम्पल कि किसी के बच्चे बाहर रहते हैं जी और वो वहां पे माँ बाप साल में 2 4 5 महीने के लिए चले जाते हैं मिलने उनको, जी और वो बच्चा जो है फॉरेन में एक अकाउंट खोल देता है कि उसके अंदर अपने फादर को अपने साथ जॉइंट होल्डर बना देता है। जी फादर की इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की भी नहीं है उस अकाउंट के अंदर। बिल्कुल सही बात Then है। also father is liable to declare that particular bank account in his return of income वो in जहाँ India। जहाँ पे से बाकी जो और बैंक अकाउंट डिटेल मेंशन करते हैं कि ये अकाउंट है हमारे पास, हाँ जी, वही वहां पे वही भी, और मेंशन। एफए शेड्यूल के अंदर अलग से सर, एफए शेड्यूल एक अलग बना हुआ फॉरेन एसेट्स का, उसके अंदर आपको मेंशन करना है। उसके अंदर आपको उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो लिखनी है और बैंक का नाम लिख देना है, क्योंकि आपने उसके अंदर 1 रुपया कंट्रीब्यूट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट सारी बेटे की है। आप जी उसके अंदर सिंपली एक ज्वाइंट होल्डर, हाँ जी बेटे की कंपनी है, आप जाते हो वहां पे, वो जी आपको उस कंपनी के अंदर एक अपना ऑथराइज्ड ऑफिसर बना देता है कि जी मेरे पापा आते हैं यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ पीछे से बैठ के, कोई काम करना है, कोई इनवाइस के ऊपर साइन करना है, कुछ करना है, ये कर सकते हैं। या वैसे मेरे को इज्जत देने के लिए, मेरे को मान देने के लिए कि चलो पापा देखो मैंने आपको अपनी कंपनी के अंदर भी बना दिया है, तो जी ऑथराइज ऑफिसर बना देता है उसके अंदर। तो चाहे मेरी उसके अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपए की मेरे को वहां से इनकम नहीं आती, देन ऑल्सो आई एम लाइबल टू शो दैट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अकाउंट नंबर। हाँ जी, इन माई रिटर्न ऑफ इनकम। अभी ठीक आगे मैं एक केस बताऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इंश्योरेंस का, कि जिसके अंदर इंश्योरेंस जो सी है वो परचेज की गई है और उसके अंदर भी जो सी है वो सारी लाइबिलिटी बना दी गई है कि क्योंकि आप बेनिफिशियल ओनर हो गए तो इसलिए आपकी लाइबिलिटी और आपके ऊपर टैक्स और बीए में लगना चाहिए। वो भी अभी केस स्टडी के अंदर मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो केस स्टडी पे चले, अगर कोई जी 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 सर, चले सर आगे। हाँ जी सर, ये सबसे पहला केस है संजय भूपतारिया शाह वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये
मुंबई ट्रिब्यूनल का है। इसमें जैसे मैंने आपसे बोला था कि इसमें असेसी जो सा था वो ज्वाइंट होल्डर था अकाउंट का और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था, एंड ही वाज नॉट ए बेनिफिशियल ओनर। तो उस केस के अंदर उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर ये चीजें नहीं शो की थी, तो सेक्शन 43 के हिसाब से, क्योंकि उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये चीजें नहीं शो की थी, उसके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी लगा दी गई। और FA शेड्यूल के अंदर उसने नहीं शो किया हुआ था। तो लेकिन अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ने ये हेल्ड किया कि दिस इज अनजस्टिफाइड, क्योंकि उसकी कोई वो बेनिफिशियल ओनर भी नहीं था और उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सिंपली ये इस मिस्टेक की वजह से उसके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी ना लगाई जाए, तो ये पेनल्टी डिलीट कर दी गई। इसी तरीके से नेक्स्ट केस है PCIT वर्सेस आदित्य अविनाश अवंतकार। ये भी बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है। इसके अंदर क्या है जी कि एक प्रॉपर्टी एक कोई वहां पे परचेज की गई जो कि हस्बैंड और वाइफ के जॉइंट नेम से। नॉर्मली हम इंडियंस के अंदर एक टेंडेंसी है कि हम चाहते हैं कि अपनी धर्म पत्नी का नाम अपने साथ अपनी प्रॉपर्टी में लिखवा दे, जिससे कल को कुछ हो जाए तो उनको दिक्कत ना आए, वो प्रॉपर्टी वो उसको मैनेज कर सके। तो इसी तरीके से फॉरेन कंट्री में भी इस केस के अंदर आदित्य अविनाशी के हस्बैंड ने प्रॉपर्टी परचेज की थी और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद की। उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर इस प्रॉपर्टी के पूरे शेड्यूल्स दिए, FA शेड्यूल के अंदर भी इस प्रॉपर्टी को दिखाया और उसकी पूरी जहां जहां पे भी उसकी कंप्लेंट्स थी वो अपने रिटर्न के अंदर की। लेकिन क्योंकि वाइफ सिंपली एक बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यूज बीच में बनाई गई ओनर, तो वाइफ का नाम उन्होंने मतलब वाइफ की रिटर्न के अंदर कहीं कुछ नहीं शो किया। डिपार्टमेंट के पास जब वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होकर आई, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिस्टर A एंड मिसेस B के नाम से है। उन्होंने देखा मिसेस B ने तो ये प्रॉपर्टी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर FA शेड्यूल के अंदर दिखाई नहीं हुई है, तो उन्होंने नोटिस भेज दिया। नोटिस भेज के उनके ऊपर पूरी BMA की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले असेसमेंट हुई, फिर CIT अपील पे गए, फिर ट्रिब्यूनल में गए, फिर मैटर अल्टीमेटली बॉम्बे हाई कोर्ट में आया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके अंदर उनको रिलीफ दिया और उनके ऑर्डर को क्वाश किया, उनकी सारी पेनल्टीज और डिमांड्स खत्म की। तो कहने का मतलब ये है कि ये BMA इतना गलत है, जब तक किसी आदमी को राहत नहीं मिल जाती तब तक सबसे बड़ा जो ऊपर तलवार लटकती है वो लटकती है प्रोसिक्यूशन की। आदमी किसी चीज से नहीं डरता, टैक्स पे कर देगा, मकान बेच के भी टैक्स पे कर देगा, लेकिन जेल जाने से सबसे ज्यादा डरता है, स्पेशली इन द केस ऑफ लेडीज। तो इसलिए बड़े ध्यान से अपने क्लाइंट्स को आप लोग जो है इसके बारे में पूरी गाइडेंस दें और उनको एक्सप्लेन करें कि इसके क्या रेपरकशंस है। इसी तरीके से ये एक केस है थर्ड, संदीप कथुरिया वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें भी सेक्शन 43 की पेनल्टी लगा दी गई, लेकिन अभी ये मैटर शो का नोटिस दिया हुआ था, एडजुडिकेट नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि जब अभी शो का नोटिस ही एडजुडिकेट नहीं हुआ है तो आप पहले पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं। तो इसलिए वो पेनल्टी जो सी है दिल्ली ट्रिब्यूनल का केस है, ये दिल्ली ट्रिब्यूनल ने इसको डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट केस आता है अकील अब्बास, जो मैं आपसे इंश्योरेंस की बात कर रहा था। सर ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, मुंबई ट्रिब्यूनल का है। इसमें एक मिस्टर अकील अब्बास है, उनका एक साला है जो कि मिडिल ईस्ट में UAE में रहता है और उनकी वाइफ है, वो भी ज्यादातर UAE में ही रहती है। ये अब्बास साहब जो है वो अकील अब्बास जी जो है वो मुंबई में रहते हैं। इनके साले ने इनके नाम से ट्रैवल इंश्योरेंस, जब भी ये वहां पे आते जाते थे ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करते थे, वो इसको शो करते थे, मतलब पेमेंट वो करते थे इनके साले साहब। इनकी मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी थी उन्होंने, उसको भी पे कौन करता था, साले साहब। इनकी लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखी थी, उसको भी कौन पे करता था, साले साहब। तो उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि इन सब इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर आपका नाम आ रहा है, आप इसके अंदर मेन पर्सन एश्योर्ड है, तो आपने ये अपनी रिटर्न के अंदर क्यों नहीं शो की इंश्योरेंस पॉलिसीज FA के शेड्यूल में। तो इसलिए हम जितनी ये वैल्यूएशन है वो सारी की सारी आपके हाथ में टैक्स लगाते हैं और पेनल्टीज लगाते हैं। तो इसमें स्मार्टनेस जो है वो एडवोकेट की है। उसने केस को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि जी देखिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरा क्लाइंट जो सा है वो बेनिफिशियल ओनर नहीं करार किया जा सकता, उसको आप बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसकी डेथ हो जाती है
तो नॉमिनी कौन है? वो उसकी वाइफ है, एंड वाइफ इज सिस्टर ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ ने जो भी पेमेंट्स किए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सिस्टर की है, ना कि फॉर अकील अब्बास। और अकील अब्बास को तो कुछ मिलेगा ही नहीं उसकी डेथ के बाद, तो इसलिए अकील अब्बास जो है वो बेनिफिशियल ओनर कहां से हो गया? तो इसलिए ये एडिशन जो से डिलीट की जाए, और ये बॉम्बे ट्रिब्यूनल ने इमीडिएटली सारी एडिशन जो सी है वो डिलीट कर दी। तो ये मैं आपसे बता रहा था कि ये एक्ट इतना गंदा है, इसके इतने डेप्थ में जाना पड़ता है। एक एक चीज जो सी, अगर कोई फॉरेन से आपका ताल्लुकात है तो उस क्लाइंट को बोलेगा कि ही शुड कम एंड डिक्लेयर एवरीथिंग, एवरीथिंग बिफोर यू, चाहे वो रेलिवेंट है या नहीं है। हम देखेंगे हमारे को उसमें से क्या चीज रेलिवेंस की है नहीं है। उसे बोलो पिछले साल में जो जो तेरी एक्टिविटीज बाहर हुई है, तूने जो जो किया है वो सब बता दे, और हम उसके हिसाब से आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे। अदरवाइज ये चीजें ऑलरेडी हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस है जी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिमांशु गुप्ता। इसके अंदर क्या था जी कि उस आदमी के पास सिर्फ 5% शेयर्स थे किसी हांगकांग की कंपनी के, ओनली 5%, और उसने अपने रिटर्न के अंदर उसको शो नहीं कर रखा था, तो उसके ऊपर सारी पेनल्टीज वगैरह लगा दी गई। और प्लस उसके यहाँ पे सर्च हुई थी तो वहां पे उस कंपनी से रिलेटेड कुछ डेबिट नोट्स मिल गए। तो कोर्ट्स ने ये इस केस के अंदर, दिल्ली ट्रिब्यूनल का केस है, उन्होंने ये बोला कि इसको क्वाश किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, आपने सर्च के दौरान कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई बुक्स, कोई डायरी, कोई डॉक्यूमेंट और नहीं मिला जिससे आपको ये पता चला है कि वो जो डेबिट नोट था उसके एवज में, उसके रिटर्न में कोई पैसा उसके अकाउंट्स में आया। तो जब वो नहीं आया तो सिंपली एक डेबिट नोट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट मिलने से आप उसके ऊपर लाइबिलिटी फास्टर नहीं कर सकते। तो ये इस केस के अंदर बहुत अच्छा डिसीजन है ये वाला, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे काफी राहत मिल जाती है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली 14 अक्टूबर 2025 को दिल्ली ट्रिब्यूनल ने एक और जजमेंट दी है विनिल वेणुगोपाल वर्सेस डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन वाले केस के अंदर। अभी तक जब भी बीएमए की प्रोसीडिंग शुरू होती थी, आप कुछ कर लो, पेनल्टी तो वो लगा के भेजते ही भेजते थे, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी शुरू करवा देते थे। तो फर्स्ट टाइम कोर्ट ने ये चीज कही है कि इसमें सेक्शन 43 जो सा है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि वर्ड है मे। मैं 1 मिनट आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ, 1 मिनट, मैंने वो आप सेक्शन 43 पे मैं इसकी सिंपली लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। द असेसिंग ऑफिसर मे डायरेक्ट दैट सच पर्सन शेल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी ए सम ऑफ ₹10 लाख, सेक्शन 43 की। तो क्योंकि वर्ड मे है, शेल नहीं है, विल नहीं है, इसमें वर्ड यूज हुआ एक्ट में मे, तो इस चीज को उन्होंने, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला ये डिस्क्रिशनरी पावर है। बाकी फैक्ट्स को देखो, अगर वो फैक्ट्स जो उनसे हैं ये प्रूव करते हैं कि ये इसके अंदर गलती डेलिबरेटली हुई हुई है और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक नहीं है, तो आप पेनल्टी प्रोविजन नहीं लगाएंगे, आप इसके अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे। नहीं तो अभी तक क्या होता था, क्योंकि मैं काफी मैटर्स जो खुद डील कर रहा हूँ, तो ऑफिसर यही कहता था जी देखो मेरे को तो पेनल्टी लगानी पड़ेगी, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। तो ये अब विनय वेणुगोपाल के केस के बाद हमारे को एक और अच्छा वेपन मिल गया है उनको दिखाने के लिए। इसके बाद एक केस था प्रतीक चितकारा वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसके अंदर पेनल्टी लगा दी गई और अभी उसका रिप्लाई जो सा भेजा गया था उसको उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि रिप्लाई वो ऑनलाइन फाइल हुआ था। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि आपने उसका रिप्लाई ही नहीं कंसीडर किया, तो इसलिए इसके अंदर 2 प्ली ली थी, ये मैंने खुद आर्ग्यू किया हुआ कि इसमें 2 प्लीज ली थी। पहला तो कि रिप्लाई नहीं कंसीडर किया, नंबर 2 जो सेक्शन 46 है इसका, जिसके अंदर प्रोसीजर्स दिए हुए हैं ब्लैक मनी एक्ट के, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसकी पावर जो सी है वो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगानी, और जो ज्वाइंट कमिश्नर है उसकी पावर जो सी है वो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाने की है, दैट टू विद द अप्रूवल ऑफ एडिशनल कमिश्नर।
तो भाई साहब ब्लैक मनी में तो लाखों में तो बात ही नहीं होती, यहाँ तो हमेशा जो भी केस आते हैं उसमें करोड़ों रुपए की बात हो रही होती है। तो इसके अंदर एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल कंपलसरी है एज पर सेक्शन 46 में, जो बड़ा क्लियरली लिखा। अब क्योंकि मामला करोड़ों रुपए का है, तो एक स्पेशल सर्कुलर से इन्होंने एम्पावरमेंट दे दी एडिशनल कमिश्नर को कि जो असेसिंग ऑफिसर को पावर्स हैं असेसमेंट करने की, पेनल्टी लगाने की, वो सारी की सारी पावर्स आपको भी है, वो डेलीगेट आपको की जाती है। तो आप अब वो जितने भी बड़े केसेस होते हैं उसके अंदर जनरली बाय एंड लार्ज असेसमेंट जो सी है वो एडिशनल कमिश्नर खुद करते हैं। अब जब एडिशनल कमिश्नर खुद कर रहा है और वो खुद ही पेनल्टी लगा रहा है, तो एक्ट में लिखा हुआ है कि जी उसको विद द अप्रूवल ऑफ एडिशनल कमिश्नर लगानी है, तो वो किसकी अप्रूवल लेगा? तो हमने ये पॉइंट जो सा है जस्टिस शक्दर जी की कोर्ट के अंदर प्लीड किया था, बट उन्होंने कहा कि आपने इस कोर्ट से पहले किसी स्टेज पे जो ऑब्जेक्शन नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, हमने फर्स्ट ग्राउंड के ऊपर ही आपका केस जो सा है सेट असाइड कर दिया और डी नोवो असेसमेंट के लिए नीचे वापस भेजने हैं, तो इसलिए अब आप ये प्ली वहां लेना। तो ये एक मैटर जो सा है बहुत है। मैं आपसे सबसे ये कहूंगा, अगर ये आपके पास कभी भी मैटर आता है जिसके अंदर एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत है, तो ये फर्स्ट स्टेज से ही आप ये ऑब्जेक्शन लेके चले कि इसके अंदर सेक्शन 46 के प्रोसीजर्स की वायलेशन की गई है। जो लेजिस्लेचर है उसका इंटेंट ये है कि जो पेनल्टी लगा रहा है उससे हायर अथॉरिटी उसको अप्रूव करे। तो अगर आप एडिशनल कमिश्नर आप पेनल्टी लगा रहे हैं, तो इसलिए आपसे हायर अथॉरिटी जो कि कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर है, प्रिंसिपल डायरेक्टर है, उसकी अप्रूवल आनी चाहिए। तो ये 2 लाइनें आपको अपने हर सबमिशन के अंदर, पिटिशन के अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि ये ना डालने की वजह से भी कोर्ट ने मना कर दिया कि वो इसके ऊपर अभी कोई भी अपना फैसला नहीं देंगे। तो ये केस स्टडीज हुई पेनल्टीज की। नाउ आई एम कमिंग टू प्रोसिक्यूशन। ये एक केस है जी, श्रीमती धनश्री रविंद्र पंडित वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2024 का। इसके अंदर जो है उन्होंने ये बोला कि ब्लैक मनी एक्ट अभी आया ही नहीं था, उससे 5 साल पहले के मैटर्स जो उनसे है वो आपने खोल लिए हैं और आपने उसके ऊपर हमारे को पेनल्टीज भी लगा दी और प्रोसिक्यूशन भी शुरू कर दिया है। तो ये पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन हमारे ऊपर इनिशिएट नहीं होना चाहिए। दिस इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट देके इस ऑर्डर को क्वाश कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पे एसएलपी जो सी है उनकी अप्रूव हो गई, लीव ग्रांटेड। द एफोर्सेड पार्ट ऑफ इम्ब्यूड ऑर्डर विल रिमेन स्टेट, कि जो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन है वो तो स्टेट रहेगा, उसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने यहां लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ए स्टैट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ए स्टैट्यूट, इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल स्टैट्यूट्स इंक्लूडिंग स्पेशल स्टैट्यूट्स। क्योंकि ये जो ब्लैक मनी एक्ट है इसको स्पेशल स्टैट्यूट का दर्जा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट के अंदर, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, ये मैटर अभी भी सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इंटेंट ऑफ कोर्ट भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 20 जो है वो कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है, वो फाउंटेन हेड है सब स्टैट्यूट्स का और सारे के सारे उसके सबसेट्स हैं। तो इसलिए जो आर्टिकल 20 है वो सुपरसीड करेगा सारी पावर्स को। तो अभी इसके ऊपर फैसला आना बाकी है एंड लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस ये फैसला हम लोगों के फेवर में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनिल दर्जीलाल अंबानी या मानी अनिल अंबानी का केस है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि अभी कमिश्नर अपील के पास मेरी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो मेरे पे प्रोसिक्यूशन लॉन्च ना किया जाए। तो कोर्ट ने बोला ओके, इसको जो सा है स्टे कर दो और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा जब तक कि आपकी अपील जो सी है वो कमिश्नर अपील से डिसाइड नहीं हो जाती। लेकिन ये दूसरा केस संजय भंडारी का जो है दिल्ली का, ये उल्टा है। इसमें क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ये प्रूव कर पाया कि इस आदमी ने ना ही की वायलेशन की ब्लैक मनी एक्ट की, लेकिन जब इसके ऊपर हमने प्रोसीडिंग शुरू की इसने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज शुरू कर दी, इसने बैक डेटिंग शुरू कर दी डॉक्यूमेंट्स की टू डिफ्रॉड द एक्सचेकर।
तो उन्होंने ये एविडेंसेस लाके कोर्ट के अंदर रख दिए, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोई भी रायत नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी वायलेशन हो। तो उन्होंने इसकी प्रोसिक्यूशन को कंफर्म कर दिया। तो ये सारा आज का मेरा डेलीब्रेशन था। कोई आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, आप लोगों को कोई ब्लैक मनी एक्ट में कुछ भी कभी भी आज या आज के बाद भी कांटेक्ट करना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आई एम देयर, क्योंकि मुझे शुरू में सर ने बोला था कि आपको बहुत तीखे क्वेश्चंस अभी उनका सामना करना है और जवाब देने हैं। तो सर आई एम प्रिपेयर्ड, प्लीज कम विद योर क्वेश्चंस। सर जैसे मान लीजिए कोई किसी का एक अकाउंट फॉरेन में है, वो अकाउंट दिखाया नहीं, खाली वो सर्विस करता था बच्चा वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। और वो अकाउंट वहाँ पे उसने खुलवाया था जब वहाँ पे सैलरी मिलती थी, और उसने जॉब छोड़ दिया, वापस वो इंडिया लौट के आ गया, यहाँ इंडिया पे खाली अपना यहाँ जॉब कर रहा है, वो अकाउंट उसका वहाँ पड़ा हुआ है। अभी भी पड़ा हुआ है आज भी? हाँ जी। ओके। और अब आज उसका स्टेटस इंडियन रेजिडेंट बन गया वापस? रेजिडेंट, हाँ इंडियन रेजिडेंट है जी वो। ठीक है। तो सर उसके तो जो सा है, ये जो नज आया हुआ जो अभी मैंने आपको बताया, इसके बेसिस के ऊपर इस नज का बेनिफिट लेते हुए 31 दिसंबर से पहले उसकी रिटर्न रिवाइज कर दो, उसके एफए शेड्यूल में दिखा दो, तो कोई पेनल्टी और कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। उसमें से कोई पैसे तो ज्यादा है नहीं कुछ पे कुछ, चाहे ना हो सर, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिटर्न को आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर दो इससे पहले कि डिपार्टमेंट आप पे एक्शन ले। हाँ, अगर उसके अंदर वैल्यू ही 20 लाख से कम है, तो मैंने आपको बताया वो तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है कि 20 लाख से नीचे अगर कोई मूवेबल एसेट्स है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी प्रोसिक्यूशन नहीं लगा। नहीं 20 लाख कैसा, मैं क्या उसमें से 2000 भी नहीं होंगे शायद। हाँ, तो अगर नहीं है तो सर मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नज के बेसिस के ऊपर आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं और एक बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से आप सोच सकते हैं कि अब आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं। मैं आपको और बताना भूल गया बीच में, बच्चे नौकरी कर रहे होते हैं गूगल में, बच्चे नौकरी कर रहे होते हैं फॉरेन कंपनीज में, गुड़गांव में जिनके सबके ऑफिसेज हैं जी, उनके सबके हेड ऑफिसेज कहाँ पे हैं? अमेरिका में। बिल्कुल जी। अब उनको बोनस के रूप में ईसॉप्स मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? पेरेंट कंपनी के। जी, वो वहीं होते हैं, वो वहीं पड़े हुए, इंडिया में आते भी नहीं ईसॉप्स। वो कभी बच्चे जब बाहर जाएंगे या प्रमोट हो जाएंगे, बाहर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा या कंपनी छोड़ेंगे, तो उसकी वैल्यूएशन उनको मिलेगी। अब क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर वो एंट्री नहीं आ रही होती, और कायदे से आप देखा जाए, मेरे से भी आज आप पूछेंगे कि अप्रैल में ये पर्टिकुलर फीस, ये क्रेडिट अमाउंट आया हुआ आपके बैंक में, इसका जवाब दो, तो वो भी याद नहीं रहता जवाब। जब कोई एंट्री नहीं आई होगी तो दिमाग से स्किप आउट हो जाता है। तो विदाउट एनी मेलाफाइडी इंटेंशन, विदाउट एनी मेंसरिया, वो ईसॉप्स जो से बहुत लोगों से स्किप हो गए, और उसके बहुत नोटिस आए ईसॉप्स के लोगों को कि आपको ये ईसॉप्स मिले हुए आपकी पेरेंट कंपनी से, आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखाया, एफए शेड्यूल में आपकी ये अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है, इसके ऊपर ये टैक्स 30% का, ये पेनल्टी और ये सब आप पे कीजिए। ठीक सर। तो किसी भाई इसलिए का आप सवाल हो? हाँ जी, वैसे पूछ रहा हूँ, मैं से पूछ रहा हूँ जो डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, किसी को सवाल हो संबंध में, अगर समझ में आया हो ये एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, किसी को सवाल हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, सर मेरा क्वेश्चन है एक छोटा सा राकेश सर से। पूछो कुछ। हाँ जी सर। राकेश सर ये बताइए, यदि कोई भी पेरेंट जो इंडिया में है, उनका सिंगल सन, जो ओनली सन है, जो बाहर जॉब कर रहा है, हाँ जी, और उसने जो भी वहां एसेट्स परचेज करी है या जो भी उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया, उसमें बेनिफिशियरी अपने फादर को बना रखा है, हाँ जी, कि सपोज जो भी उसके वहां एसेट्स है उसमें बेनिफिशियरी उसने अपने फादर को बना रखा है, तो यहाँ जो उनके फादर रिटर्न्स अपना फाइल करते हैं, हाँ ही जी, पेंशनर हाँ जी, या जो, तो क्या उनको भी फॉरेन एसेट्स में कुछ जरूर 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 सर, ही कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर। और जो ओके ये मैंने अभी आपको ये ऊपर बताई थी डेफिनेशन, उसमें ये वर्ड बेनिफिशियल ओनर आ रहा है, तो ही इज लायबल टू बी, ही इज लायबल टू फाइल द डिटेल्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो उन्हें क्या डिटेल्स फाइल करने की, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो उनके बेटे की है सेक्शन 211 जी। सेक्शन 211, अनडिस्क्लोज एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मींस एन एसेट including financial interest in any entity located outside India held by assessee in his name, are in respect of which he is a beneficial owner.
नहीं तो सर वो एक्चुअल में क्या इंश्योरेंस पॉलिसी तो उनके बेटे की है। पर बेनिफिशियल ओनर तो यही है ना कि कल को बेटे को कुछ हो जाता है तो जी अल्टीमेटली वो पैसा तो इनको मिलेगा ना जी। तो यानी वो सारे जो डिटेल्स जो लेके अकील या अब्बास में जो जी अभी मैंने केस डिस्कस किया अकील अब्बास का, जी ये वाला जो केस था, हाँ जिसके अंदर कोर्ट ने ये वाला जो अकील अब्बास रसाई वर्सेस डिप्टी बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर, बिल्कुल इसमें हाँ यही था कि जी जो बेनिफिशियरी है वो तो वाइफ है, ये है ही नहीं, ये एग्जैक्टली बेनिफिशियल ओनर भी नहीं है, जी इन्वेस्टमेंट भी नहीं इसने की हुई क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसके साले ने की हुई है, जैसे आपके केस के अंदर बच्चे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी 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 ठीक है जी। तो ये सेम चीजें जो होती हैं, आप वो सेक्शन 211 रेड विद अकील अब्बास, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर उसमें आ जाता अच्छा सेकंड वन ये है कि वही बेटा यदि उसके इंडिया में कुछ भी एसेट्स हैं एफडीआर हैं उसका वो रिटर्न यहाँ फाइल होता है उसका है। हाँ जी। एसेट्स का, तो हाँ उसमें जी, भी एफएमए उसको अपनी एसेट्स को यहाँ डिक्लेयर कर दे वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके हाँ जी। यानी एसेट्स के अंदर जो भी उनके अपने वहां पर हैं जो वो भी चीजें। वो डिक्लेयर करके तो बेटा जो है वो बरी हो जाएगा, लेकिन अच्छा फादर तब भी नहीं बरी होंगे। फादर क्यों नहीं बरी होंगे? क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो सा था, जो मैंने आपको बताया था हिमांशु गुप्ता का, जी नहीं हिमांशु नहीं, सॉरी, ये था, हाँ, अदिति अविनाश का, जी कि अदिति अविनाश के केस के अंदर क्या किया कि हस्बैंड ने प्रॉपर्टी परचेज की, हस्बैंड ने वाइफ को ज्वाइंट ओनर बनाया, वाइफ के अकाउंट से एक काला पैसा भी नहीं लगा था, और दोनों थे, और हस्बैंड ने अपने शेड्यूल के अंदर सब दिखा रखा, अपने रिटर्न में सब दिखा रखी है प्रॉपर्टी, पर वाइफ ने नहीं दिखाई, तो बीएमए एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई। ये बात अलग है, मुंबई हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली वो क्वॉश कर दी, लेकिन एक बार उस सारे के सारे रिगर से तो जाना ही पड़ेगा ना सर। तो सर जो अब रिटर्न रिवाइज करेंगे उसमें रीजन ऑफ रिवाइज क्या करेंगे, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्या हाँ, डाला जाएगा उसमें रीजन। उसमें आप ये करेंगे, रीजन ये कि फॉलोइंग द नज, आप इस नज का मेंशन कर देंगे। सीबीडीटी लॉन्चेस, ये प्रेस रिलीज है 27 नवंबर 2025 का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ इसका सीबीडीटी स्क्रीनशॉट हो तो दे दें सर। मैं अभी एक मिनट इसका, मैं ये ना जो ये नज वाला स्क्रीनशॉट है ना, हर्ष शर्मा जी को मैं अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इनसे ले जी लीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये मिलेगा। मैं इनको कर दूंगा जी। एनीथिंग एल्स सर? और किसी को जरूरत हो सर, पीपीटी की रिक्वेस्ट आ रही है सर भेज दूंगा जी, जी सर। आपको मैं पीपीटी भी और ये नज भी, ये दोनों आप चीजें आपको भेज दूंगा। मुझे कर दीजिएगा, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है जी, राइट जी। तो फिर आज का वोटर थैंक्स के लिए पृथ्वी सिंह जी, जी थैंक यू प्रोसीड करें। सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इतना अच्छा सब समझाया आज हम सभी को सर आपने। सर एक रिक्वेस्ट रहेगी, पीपीटी क्लोज कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ जी। जी थैंक यू सर। सर इतना सुंदर सा सब्जेक्ट आज के आपकी सुमधुर वाणी से हमने सुना और हमें जो नॉलेज मिला है सर, हम सभी मित्रों की ओर से उसका बहुत बहुत आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं सर। सर आपके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे हम, हमारे तरफ से, हमारे समस्त मित्रों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, जिसमें प्रथम है उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम जिला हरदा टैक्स बार एसोसिएशन एमपी की ओर से। दो लाइनें सर आपके लिए। तकलीफें अपने आप कम हो जाया करती है, तकलीफें अपने आप कम हो जाया करती है जब मरहम भगवान की भक्ति बन जाया करती है, और अज्ञानता अपने आप ही कम हो जाया करती है जब आदरणीय राकेश कुमार गुरुजी की कृपा ज्ञान के रूप में हम पर बरस जाया करती है। बहुत थैंक यू सर, बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत सर बढ़िया, एक बीच में बहुत बात बढ़िया, कही थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैं इस काबिल नहीं हूँ जो इतने शब्द आपने मेरे लिए बोल दिए। सर, एक पीएमएलए पे और कर दीजिएगा सर, किसी ने पढ़ा दीजिएगा सर, पीएमएलए और पढ़ा दीजिएगा सर। हाँ जी, आपका बहुत पीएमएलए बहुत में आभार पीएमएलए सर। पे हर्ष जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ सर एक दिन सर पीएमएलए के लिए और टाइम निकाल दीजिएगा। पीएमएलए के लिए जी सर, सर। उसके लिए भी करते हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू थैंक जी। यू सर, हर्ष थैंक जी, यू जो ये आज की थैंक हमारी यू। है, इसका रिकॉर्डिंग अगर चाहे होगी आपके पास, जो आज सर हमारी यूट्यूब पे डायरेक्ट चल रहा है सर, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। कास्ट वेबिनार के नाम से चैनल है मेरा ये यूट्यूब पर। ठीक है, वहां से निकाल सकते हैं। जी जी सर। ठीक है राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट, समापन ओके की इस सुंदर सी बेला में हम को इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय अंकित गर्ग जी का भी सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुनः इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे
आदरणीय अजय अग्रवाल जी का भी हम सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उनका। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय गुरु संजय शर्मा जी का भी बहुत बहुत सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर आपका। हमारे आदरणीय संजय भटनागर सर का भी हम सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समापन की बेला को अंतिम पड़ाव में हम हमारे परमादरणीय हर्ष शर्मा जी का सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से ज्ञान रूपी गंगा हमको प्राप्त हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आभार सर आपका। और हमारे आदरणीय राकेश सर जी से गुजारिश करना चाहेंगे, सर कृपया ऐसी ही कृपा हम पर और बनाए रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। डेफिनेटली सर, आई विल बी ऑनर्ड। जब भी आप हुक्म करेंगे शर्मा जी, जब भी बोलेंगे मैं आऊंगा यहाँ पे जी। मेरा बेटा भी आया था पहले, वो भी एक बार वेबिनार करके गया है। अब मैं भी जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। और जी सर। जितने भी श्रोतागण, जितने भी मेंबर्स अभी आज प्रेजेंट थे इस वेबिनार में, मेरा उन सबको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हम कुछ बोल पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। समापन के अंतिम पड़ाव में हमारे परम आदरणीय मित्रगण जो इस सुंदर सी वेबिनार को सफल बनाने में और हमारे गुरु को राकेश कुमार जी को ध्यान पूर्वक सुनकर यह वेबिनार को जिन्होंने सफल बनाया, सब हम सभी आदरणीय मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन हु ज्वाइन दिस वेबिनार। और जैसे हमारी प्रथा चली आई है, समापन के अंत में हम राष्ट्रगान करते हैं, तो हम सभी आदरणीय मित्रों से गुजारिश करते हैं कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू राकेश सर, बहुत अच्छा लगा सर, टॉपिक बहुत ही थैंक यू इंटरेस्टिंग सर। था। बहुत दिन से इसकी डिमांड थी दिमाग में सर। नहीं, मेरे को तो ये था सर, क्योंकि न जब भी आया था, मैंने जब आप जिस दिन आया था उस दिन